हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री और आज हम लोग पढ़ेंगे नीट का 2023 का पूरा पेपर सोल्यूशन। ठीक है, तो लाइव में तो आपको दो पार्ट में मिलेगा। ठीक है, पेपर पार्ट ए पार्ट बी, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद फिजिक्स की भी क्लास है। लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग के बाद देखोगे, कल देखोगे, जहां तक कल कोशिश करवा के मैं क्या करूंगा, इसे मर्ज करवा के एक बार में पूरा लेक्चर डलवा दूंगा। ठीक है, जल्दी से आ जाओ बेटा सब लोग। हम्म। हेलो श्रद्धा, हाउ आर यू? नाइस नेम श्रद्धा। चलो भाई, आ जाओ सब लोग। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बेटा ज्वाइन करते रहो। आज हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री का पेपर सोल्यूशन करेंगे, नीट 2023 में जो आपका पेपर हुआ है उसका। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करते रहना, मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 7.5 रुपए के लिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है द एलिमेंट। एक सेकंड रुको बस, ये रहा, और इसे कर लेते हैं ग्रीन। अब देखो, कह रहा है द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। भाई देखो, फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, सोडियम का 11 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो इनकी नियरेस्ट नोबल गैस क्या होगी, नियॉन होगी, पहली बात तो है ना। कितना होता है उसका, 10। अब हमें करना क्या है कि इन सबको 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इन सब का 10 करना है। साकेत संकेत तिवारी, हेलो हेलो संकेत तिवारी, वीडियो तो सही से एडिट करो। देखो, अब बात यह है कि फ्लोरीन को 9 से 10 में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ निगेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ निगेटिव में कितना हो गया, 10 हो गया। चलो, देन उसके बाद नाइट्रोजन के पास 7 है, 10 तक जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसे N3 माइनस बनाना पड़ेगा, है ना। अब इसके पास कितने हो गए, 10 हो गए। सिमिलरली सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, 11 ऑलरेडी है, 10 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Na पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। और ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन 8 में है, 10 तक जाने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O2 माइनस। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन। लार्जेस्ट आयन कौन होगा, देखो देखो बेटा, ऐसा है, निगेटिव अगर कोई चार्ज है, ठीक है, इनमें से पॉजिटिव वाला तो हटा दो। निगेटिव चार्ज में मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा, साइज उतना ही बड़ा होता है मॉलिक्यूल का, या कह दो आयन का। ठीक है, तो इसमें एक माइनस है, यहाँ पे 3 माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस है। तो वैसे तो हमारा आंसर क्या हो गया, नाइट्रोजन, क्योंकि मैंने क्या बोला, निगेटिव में अगर आपकी वैल्यू निगेटिव है चार्ज में, तो जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, साइज उतना ही बड़ा होगा। अगर इसमें कहता है कि आप ऑर्डर सेट करो, तब ऑर्डर क्या सेट करते हैं आपकी, N3 माइनस, देन क्या होता है फिर O2 माइनस, फिर क्या होता है अपने पास F माइनस, एंड सबसे लास्ट में क्या आता है, Na पॉजिटिव। लेकिन ये तब की बात होती है जब क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है कि भैया इनका ऑर्डर सेट करो, लेकिन हमसे एक पूछा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। चले बेटा, जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं किए उनका बेटा एक बार सुन लो सब लोग ध्यान से। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2023 का नीट का जो पेपर आपका हुआ उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। चलो, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या कह रहा है, द लेजांगे extract of an organic compound both nitrogen and sulfur are present which gives blood red color with Fe3+। देखो, अगर यहाँ पे Fe3+ नहीं दिया होता तब हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता कि SCN यहाँ पे भी है और SCN और कहाँ है, SCN यहाँ पे भी है। ठीक है, SCN जो होता है वही आपका क्या करता है, रेड कलर शो करता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है किसके साथ करता है, तो हमें ऑलरेडी Fe दे रखा है, यानी Fe वाला कंपाउंड होगा, ये वाला नहीं होगा, और उनमें तो दिया ही नहीं, तो हटा दो ऐसे ही, है ना। और ये मैं आपको बता दूं, जेई मेंस 2024 के जो पेपर हुआ था उसमें कौन से शिफ्ट में आया ये नहीं पता है, बट उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। अभी हमने रिसेंटली 2024 के पेपर सॉल्व करे हैं, जो भी जेई मेंस के शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर थे सारे सॉल्व कर दिए। प्लेलिस्ट में आप लोग जाओगे मिल जाएगा, तो उनमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन एन एम, द नंबर एन एम क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल इज। देखो भाई, वैसे तो आपको पता है कि एम का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा -L से लेके 0 से लेके क्या होता है, +L होता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि एम का जो फॉर्मूला होता है वो 2L+1 होता है ना। क्या होता है, 2L+1 होता है। अब इन्होंने क्या करा, इसी m को रिप्लेस कर दिया nm से। तो आप यहाँ पे n की जगह पे क्या लिख दो, nm। इसे थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, nm, यहाँ पे लिख दूंगा मैं nm। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास nm माइनस का 1 प्लस का 1 इधर भेज दिया, और 2 अपॉन में था इधर भेज दो, तो nm-1/2 ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, l। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के साथ अगर इसे कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, nm-1/2 इज इक्वल टू l, यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, ठीक है, चले आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो हैबर्स प्रोसेस आपने पढ़ा है, तो अगर हमारे पास N2 गैस है, ठीक है, N2 गैस,
और प्लस H2 गैस, और इसकी रिएक्शन करा दें किसके साथ, मतलब इन्हें आपस में रिएक्ट करा दें, क्या बनेगा 2NH3 बनेगा अमोनिया। अब अगर आप ध्यान से देखो N2 भी क्या है, गैस है, H2 भी क्या है, गैस है, और अमोनिया क्या है, ये भी गैस है। लेकिन यहाँ पे जो आप कैटलिस्ट यूज करते हो तो या तो वो Fe करोगे आयरन, या तो आप क्या करोगे मॉलिब्डेनम करोगे, और ये दोनों कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये सारे सेम फेज में विद कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट का भी फेज क्या है, सेम है, तब तो कैसे होता है ये तुम्हारे जैसे यहाँ पे हेट्रोजीनियस है वो हो जाएंगे होमोजीनियस। और अगर डिफरेंट डिफरेंट है, मान लो रिएक्टेंट तुम्हारा कैसा सॉलिड है, प्रोडक्ट तुम्हारा गैसियस है, प्रोडक्ट तुम्हारा आयनिक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट फेज में होंगे तब वो हमारा हेट्रोजीनियस होता है। चेक कर लो, कह रहा हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कैटलाइज्ड बाय एक्वस। बेटा देखो ये तुम्हारा H प्लस जो होगा ये भी एक्वस में, आयंस का मतलब ही क्या हुआ, एक्वस फॉर्म है ना। अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल NaCl लिखा है और कह रहा है कि एक्वस फॉर्म में, तो एक्वस फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ऐसे थोड़ा ना रहेगा, ये कैसे रहेगा, Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस, H प्लस OH माइनस भी होगा, वो बात की बात है। बट हाँ अगर मैं कह दूं कि कोई भी स्पीसीज को अगर आप आयनिक फॉर्म में लिखते हो वही उसकी क्या होती है, एक्वस फॉर्म होती है, या फिर हम कह सकते हैं वही उसकी सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्वस में हो गया। सिमिलरली शुगर भी हमारा कैसा होगा, एक्वस में ही होगा, तो दोनों सेम फेज में है, तो ये होमोजीनियस हुए, तो ये होमोजीनियस हो गए। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, हेट्रोजीनियस। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बेटा ये भी क्या हो गया, गैस, ये भी क्या हो गया, गैस, सेम फेज है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा होमोजीनियस हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन। डाई नाइट्रोजन क्या होता है बेटा, गैस, और डाई हाइड्रोजन क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, गैस। कह रहा है अमोनिया, अमोनिया भी क्या हो जाएगा, गैस। कह रहा था प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन। लेकिन देखो यहाँ पे है क्या कि आयरन, अब आयरन कैसा होता है, आयरन हमारे पास बेटा सॉलिड होता है, और अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यही तो रिएक्शन लिखी है, अभी मैंने यही तो रिएक्शन लिखी है कि N2 प्लस 3H2 ये क्या करेगा, ये 2 अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बना देगा, और यहाँ पे हम लोग आयरन लेते हैं जो कि कैसा होता है, सॉलिड होता है। ये सारे गैसेस फॉर्म में, बट आयरन कैसा है हमारे पास, सॉलिड की फॉर्म में है। क्या इतनी बात क्लियर है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। नाउ अब कह रहा है क्वेश्चन में कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, गैसियस फॉर्म, ये भी क्या हो गया, गैसियस फॉर्म, और ये भी क्या हो गया, गैसियस फॉर्म, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये सब नहीं है। ठीक है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत इजी सा था, और नीट में बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो चलें आगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है भाई, अब देखो हमें वॉल्यूम किस, पहला पहला ऑप्शन देखो, पहला में दे रखा है P, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा मैं लिख दूं, ये P और ये 1/V है, तो P इंटू 1/V के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो पहले तो इसे कन्वर्ट करो जरा। फॉर्मूला क्या होता है, PV इक्वल टू एनआरटी, PV इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। इसे जरा 1/V के टर्म में लेके आओ, तो P इज इक्वल टू एनआरटी, और इंटू में 1/V लिख दो, है ना। और हमने P को किस पे रखा है, एक्स एक्सेस पे, और हमने वाई एक्सेस पे किस रखा है, 1/V को। अब अगर एक बात बताओ, देखो हम अगर बात करें स्लोप की, तो एनआरटी की जो वैल्यू है वही हमारी स्लोप हो जाएगी। अब इसमें भी ध्यान रखो, एन क्या है, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, आर क्या है, कांस्टेंट होगा, यानी कि स्लोप किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। दैट मीन कि अगर हम बात करें एम की, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि जो तुम्हारा टी होगा, जिसका टी सबसे ज्यादा होगा उसका स्लोप भी सबसे ज्यादा होगा। अगर है तो ये फॉलो कर रहा है, नहीं है तो नहीं फॉलो करेगा। देखना जरा, देखना बेटा, तो देखो ये तुम्हारा T3 है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास T2 है, ये हमारे पास T1 है, और जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये वाला सबसे ज्यादा है, देन उसके बाद क्या स्लोप, ये वाला उससे कम है, ये वाला उससे कम, तो बेटा ठीक है, पहले ही हमारा आंसर सही आ गया कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, ठीक है ना, तो यही आंसर हो गया। अब आगे आप चाहो तो सॉल्व करो, नहीं तो रहने दो। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्या कह रहा है, गिवन कंपाउंड, आपको बताना है किस टाइप का कंपाउंड ये है। देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तो आपका कैसा है, sp3 है, बट sp3 कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, sp2 वाले कार्बन से। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं हम लोग, एलाइलिक हैलाइड्स। तो इसमें एलाइलिक कहां दे रखा है, ये रहा एलाइलिक हैलाइड्स, है ना। क्लासिफिकेशन आपने हेलो एल्केन हेलोरीन का जब पढ़ा था तो आपको पढ़ाया गया था कि एनाइलिक हेलाई हो गया, विनाइलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया। बेंजाइलिक क्या होता था कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन किसी बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई है तो क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजाइलिक। ठीक है, तो ये कर लेना। अब आओ चलते हैं अगले वाले पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान से बेटा, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये दे रखा है 3 मिथाइल ब्यूटेन टुऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन टुऑल, कह रहा है इसकी HBr से रिएक्शन करा दो आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये, पहले तो लिख लो इसे 3 मिथाइल
ठीक है, एंड ब्यूटेन टू ऑल, सी एच यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ओ एच, और ये क्या था हमारे पास, सी एच थ्री। इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे किससे, एच बी आर से, तो पहले तो एच पॉजिटिव, इसके लोन पेयर। दुनिया में सबसे जल्दी फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, एसिड बेस रिएक्शन, तो होगा क्या, इसके लोन पेयर इस एसिड पे अटैक कर देंगे, राइट, और यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा सी एच थ्री, देन सी एच, यहाँ पे सी एच थ्री, इधर भी एक सी एच थ्री था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एच टू। भाई देखो, एक एच तो पहले से था, एक और एच लाके जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ओ एच टू पॉजिटिव, और यहाँ पे एक अपने पास क्या था, सी एच थ्री। अब यहाँ से क्या होगा, ये तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो कार्बोकेटायन बना, तो आप कहोगे सी एच थ्री, देन उसके बाद ये सी एच। अगर इस सी एच को थोड़ा सा हम ऐसे लिख लें कि एच को यहाँ पे एंड इधर सी एच थ्री, और यहाँ पे क्या आ गया, सी एच, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, एंड ये हो गया हमारे पास सी एच थ्री। भाई देखो अब क्या हुआ, रिएक्शन में क्योंकि क्या बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और आपको पता है कि रिएक्शन में जब भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा तो हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट। अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट तो हम क्या कर देंगे, कर देंगे। आप ध्यान से देखो, अगर आप इसकी हाइड्राइड शिफ्ट करा दो तो ये 2 डिग्री का कार्बोकेटायन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 3 डिग्री में, तो हम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सी एच थ्री, देन यहाँ पे हो जाएगा सी एच, इधर सी एच थ्री, सॉरी सी एच क्यों होगा, एच तो हट ही गया बेटा, एच को तो आपने डोनेट कर दिया हाइड्राइड शिफ्ट करा के, और यहाँ पे आ जाएगा सी एच टू एंड सी एच थ्री, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जो बी आर था वो आके इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि हमारे पास रिएक्शन में जो बी आर निगेटिव, यहाँ पे हमने जो बी आर निगेटिव छोड़ा था वो अटैक अटैक कर देगा इसके ऊपर। ठीक है, ये रहा, ये ऐसे। नाउ अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सी एच थ्री, देन सी, और यहाँ पे क्या आ जाके जुड़ जाएगा बी आर, इधर सी एच थ्री एज इट इज, ये अपने पास सी एच टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी एच थ्री। अब जरा ऑप्शन में ढूंढो कहीं है क्या, इसका पहले तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और कार्बन चेन कितने हो गए, 4 के, ब्यूटेन, यानी कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये रहा। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो क्योंकि इस रिएक्शन में क्या था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, तो हमने क्या करा, पहले तो कार्बोकेटायन को रीअरेंज करा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, तो हमने क्या करा, 2 डिग्री को कन्वर्ट करा किसमें, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में, क्योंकि हमें पता 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द 2 डिग्री। देन उसके बाद हमने क्या करा, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था यानी कि बी आर निगेटिव, उसका अटैक करा दिया टर्शरी कार्बोकेटायन पे, और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। ध्यान रखना, अगर रीअरेंजमेंट कराओगे तो कितनी तरीके से रीअरेंजमेंट होता है, एक तो आप कराते हो हाइड्राइड शिफ्ट, सिमिलरली आप कराते हो मिथाइल शिफ्ट, आप रिंग का एक्सपेंशन भी कराते हो, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन भी कराते हो। सो देयर आर मोर, मतलब बहुत ज्यादा टाइप के रीअरेंजमेंट होते हैं कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन के केस में। चले आगे, देखो, चलो बेटा इतना जल्दी से देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग अपैरेटस। हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, ऐसा किया जाता है। ऑप्शन दूसरा क्या रीजन कह रहा है, कह रहा है हीलियम इज हाई सॉल्युबल इन O2। नहीं, देखो हीलियम इसलिए यूज किया जाता है कि हीलियम जो है वो ब्लड में लेस सॉल्युबल है। ठीक है, हीलियम क्या होती है, लेस में, सॉरी, हीलियम जो है ब्लड में क्या होती है, लेस सॉल्युबल होती है। ठीक है, ये तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा असर्शन जो है वो तो सही हो गया, रीजन गलत हो गया। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ऐसे आपने सुना होगा कि जो माउंटेन क्लाइंबर वगैरह होते हैं तो उनके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें भी क्या होता है, N2 गैस भरी जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, प्रेशर बहुत कम होता है। तो प्रेशर कम होता है, उससे होता क्या है कि उनके पास ऑक्सीजन तो है सिलेंडर में, बट उसे खींच नहीं पा रहे हैं वो। आपको पता है डायाफ्राम वगैरह जो पड़ा होगा बायो में, कि उससे हम लोग ऐसे प्रेशर लगाते हैं खींचने के लिए, तो उन्हें बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, इसलिए क्या करते हैं उसमें N2 भर देते हैं, सो दैट वो उसे इजिली पुश करती है, जो भी XYZ। ठीक है, ऐसे इसका है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 60 ओम। हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक तो हमें खुद ही कप्पा दे रखा है। ठीक है, कप्पा की वैल्यू में कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 0.0210, राइट। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें आर भी दे रखा है। आर कितना है हमारे पास, ये दे रखा है 60 ओम। अब हमसे क्या कह रहा है कि बताओ द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट। तो बेटा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा का फॉर्मूला होता है, देखो 1/r, 1/r इंटू में सेल कांस्टेंट, 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। अब जरा बताना, कप्पा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 0.0210 इज इक्वल टू 1/r, आर कितना दे रखा है 60। ठीक है, और सेल कांस्टेंट आपसे पूछा ही है, तो सेल कांस्टेंट हमें निकालना है, सेल कांस्टेंट। ठीक है, देखो अब इसे सॉल्व कर लो आप, तो सेल कांस्टेंट कितना हो जाएगा, सेल
कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0210 इंटू में कितना, ये आ जाएगा 60। पॉइंट हटाओ तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 और एक 4, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया 21 और इंटू में 6, तो ये हो गया 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। 126 कहीं आ रहा है बेटा 126 क्वेश्चन में, देखो यही आ गया अपने पास, मतलब पॉइंट है तो लगा लो। सॉल्व अभी नीचे करोगे ना सॉल्व, तो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, ये आ गया 1 2 6 और नीचे कितने 1 2 3, तो 3 के बाद जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कोई जीरो कम कर दिया क्या मैंने, 1 2 3, ठीक है, तो होगा कुछ देख लेना। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 1.26 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है 1.26, क्योंकि देखो इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 126 आ रहा है ना, बाकी पॉइंट नीचे उठा कर लगा देना, तो 2 के बाद लग जाएगा पॉइंट, 2 या 3 जो भी होगा देख लेना। ठीक है, हाँ तो ये हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10, ये ब्लैंक हो गया, चलो इसे देखो। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेरिडीन। पेरिडीन क्या होता है बेटा, देखना जरा। पेरिडीन की स्ट्रक्चर क्या होती है कि आप पहले बेंजीन जैसा कुछ बनाओ और उसके एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा दो, हेट्रो एटम लगा दो, हेट्रो में भी कौन सा, नाइट्रोजन। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सोचो कि नाइट्रोजन क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास बेटा एक लोन पेयर भी होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं करना क्या, पहले काउंट करने सिग्मा बॉन्ड, फिर काउंट करने पाई बॉन्ड, फिर करने लोन पेयर। तो मैं आपको बता दूं पाई बॉन्ड कितने देखना, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 पाई बॉन्ड हो गया 3, लोन पेयर कितना दिख रहा है, एक। अब सिग्मा काउंट कर लो, देखो बेटा जितने भी बेंजीन के पास कार्बन है सबके पास एक एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, है ना, ये हो गया और ये हो गया, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। अब जरा गिनो कितने बॉन्ड हो गए सिग्मा, तो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, 5 के बाद ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 और एक ये 11, यानी कि कितना आंसर आ गया 11 3 1, कहीं पे आ रहा है देखो 11 3 एंड 1, ये रहा सेकंड वाला। ठीक है, यानी कि 11 सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, 3 क्या है, 3 हमारे पास पाई बॉन्ड है और एक इसके पास लोन पेयर होगा, और वो लोन पेयर भी किसके पास होगा, नाइट्रोजन के पास। चलें आगे, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है मेटेलिक सोडियम डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। देखो इसकी रिएक्शन याद है तुम लोगों को, अगर हम क्या करें मेटेलिक सोडियम को डिसॉल्व कर दें लिक्विड अमोनिया में, ठीक है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं Na उठा लो, ठीक है, और इसे कर दो, ये रिएक्शन पढ़ी है तुम लोगों ने, x प्लस वाई एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई है। ठीक है, तो x प्लस वाई ले लोगे और अमोनिया ले लो, अमोनिया भी कैसा, लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेटल है उसके साथ क्या होगा, अपने पास एक बार अमोनिया आ जाएगा कि पावर x प्लस होता है इलेक्ट्रॉन, इसी को सॉल्वेटेड बोलते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन या फिर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, या तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन या फिर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और इसके साथ क्या आ जाएगा, अगेन वही तुम्हारा NH3 और क्या होल वाई। ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ से पहली बात तो हमें ये पता चल गया कि ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, और मैं तुम्हें बता दूं जब मैं बेटा तैयारी कर रहा था, जब मैं पढ़ाई करता था तब से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी भी सोचो पूछा जाता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, एक लाइन अगर आप एक दो बार भी पढ़ोगे याद हो जाएगा कि अगर हम लोग सोडियम की रिएक्शन कराते हैं लिक्विड अमोनिया से तो क्या बनता है, एक तो हमारे पास ये मेटल का कॉम्प्लेक्स बन गया अमोनिया के साथ, और एक हमारा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन या फिर सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बनता है, जिसकी वजह से ये कलर भी शो करता है और उसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक भी है। तो अगर आपसे ये भी पूछेगा कि हमारा ये जो अमोनिएटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ ये कलर किसकी वजह शो कर रहा है, तब भी यही इलेक्ट्रॉन होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन, यही सॉल्वेटेड या फिर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात इसी की वजह से कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं चलो। तो कह रहा है मेटेलिक सोडियम डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिविंग अ डीप ब्लू सॉल्यूशन व्हिच इज पैरामैग्नेटिक। देखो कलर देगा बिल्कुल और फिर पैरामैग्नेटिक है बिल्कुल, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। अगला देखो रीजन क्या कह रहा है, कह रहा है दैट डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। क्या रिएक्शन में कहीं अमाइड बना, ये आपके सामने अभी मैंने जो रिएक्शन लिखी इसमें कहीं भी अमाइड बना क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो रीजन हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। चलो अब क्या है, ए सही है और आर फॉल्स है, इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, ये सेकंड वाला, ए इज ट्रू बस आर इज फॉल्स। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। ठीक है, और देखो तुम्हें रिएक्शन भी दे रखी है, ये देखो तुम्हें इसमें कुछ करना ही नहीं है ना, हमें रिएक्शन भी क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इनसे क्या कह रहा है कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 दे रखा है और इसे स्ट्रॉन्ग हीट करा जा रहा है, और इससे क्या क्या निकल रहा है, एक तो हमारे पास CaO निकलेगा एंड CO2 निकलेगा। अब क्या कह रहा है कि मास बताना CO2 का, तो जिसका बताना है उसके मोल्स को उसके स्टोइकोमेट्रिक नंबर से डिवाइड कर दो। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ CO2
और इसका स्टोइकोमेट्रिक नंबर कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1। अच्छा दूसरी बात, कह रहा है 20 ग्राम ऑफ 20%, तो पहले इसका जरा गिवन वो मास निकाल लेते हैं। तो 20 का 20% कैसे निकालोगे, तो 20 इंटू में 20 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे तो निकालेंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 2 से कितना आ गया, ये आ गया 4 ग्राम। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब क्या करो, अब किससे बन रहा है ये CO2, तो CaCO3 से। तो हम क्या करेंगे, मोल्स, अब हम क्या करेंगे, मोल्स, किसके मोल्स, CaCO3 के, और डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट। क्या है कोफिशिएंट हमारा 1। अच्छा इसे इसके इक्वेट कर दें, इसके बराबर कर दें। देखो तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या था हमारे पास मोल थे, ठीक है, मोल्स किसके थे, CO2 के, और हमने क्या करा था, उसे उसके स्टोइकोमेट्रिक नंबर से डिवाइड यानी 1 से। अच्छा मोल्स ऑफ CaCO3 निकालना जरा। तो जब आप मोल्स ऑफ CaCO3 निकालो, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका गिवन मास हमने कितना कर लिया बेटा, 4 ग्राम, और मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, देखना जरा। देखो CaCO3 का पता होगा 40 प्लस कितना हो गया 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 14 3 का कितना होता है 48, है ना। तो इसे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 100 ग्राम। देखो ठीक है, 48 12 60 और 40 100। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो आपको गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 100 ग्राम, और अपॉन में कितना चल रहा है 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे मोल्स, किसके मोल्स निकाल रहे हो आप, मोल्स ऑफ CO2। तो यहाँ से मोल्स ऑफ CO2 जब निकला, ठीक है, जब यहाँ से मोल्स ऑफ CO2 निकला, तो वो कितना निकल के आ गया, वो आ गया 4 इंटू 10⁻⁻²। हमसे मोल्स नहीं पूछे, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि मास बताओ CO2 का कितना होगा। तो अगर आपने मोल्स निकाल लिए तो मास भी निकाल लोगे, है ना। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अलग कर दे बेटा। अगर आप यहाँ पे मास निकालोगे तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल्स, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स आपने निकाल लिए ऑलरेडी, कितने 4 इंटू 10⁻², और हमसे क्या कह रहा है, क्या करना है, मास इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना बेटा, मॉलिक्यूलर वेट बताओ, CO2 कितना होता है, कितना होता है 44 होता है ना। तो इसमें क्या लो, इंटू में 44, ठीक है भाई। देखो ये हो गया हमारे पास 32, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 है तो 32, और प्लस ये कितना हो गया 12, ठीक है, कार्बन का 2 2 4, तो ये हो गया 44। इसे बस आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लो इसे। हेलो जॉनी चाचा, कल कहाँ थे जॉनी चाचा, बहुत दिनों बाद आए बेटा। क्यों जॉनी चाचा, चलो ठीक है, चलो हाँ। तो इसे सॉल्व करो, तो इसे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 176 के आसपास, है ना। तो इसका मतलब ये अपने पास आंसर हो गया 1.76 आ जाएगा। तो सीधे लिख देते हैं अपने पास, ये सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा 1.76 ग्राम, ठीक है। बताओ बेटा समझ में आया क्वेश्चन? चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है ये देखो। मैं अभी वही कह रहा था कि अभी जब मैंने 2024 के जेई मेंस के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन करे हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जाओगे मिल भी जाएंगे। तो वहां पे ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। एक कौन सा हुआ था, एक मैंने इससे पहले कौन सा बताया था, अभी देखें। देखो एक तो शायद हुआ था ये वाला, कहाँ गया, हाँ ये वाला। एक तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि बताओ इनमें से कौन सा एलाइलिक हैलाइड है ना। और एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये वाला जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो, क्वेश्चन नंबर कौन सा 13, ठीक है। इसमें पूछा गया था क्या, कि कह रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स दैट विल इंक्लूड डायपोल। तो ध्यान रखना, मैंने बताया था सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग ऐसी है जिसे हम लोग क्या करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में नहीं मानते, बाकी सब होते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं, तो ए बी सी और ई करेक्ट होंगे। तो ए बी सी ई कहाँ है, ये वाला, बस डी नहीं होना चाहिए, ठीक है। डी हमारा कनेक्ट नहीं होगा, बाकी सारे कनेक्ट होंगे, ठीक है। चले आगे, ये बता देखो, इसीलिए मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वैसे तो ठीक है नीट वाले क्वेश्चन ही करो,
ऐसा तो कुछ ही नहीं है। लेकिन यार बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपको 100 मीटर की रेस दौड़नी है ना, तो उसके लिए 100 मीटर की थोड़ा ना प्रैक्टिस करोगे। 100 मीटर की रेस अगर तुम्हें जीतनी है तो उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कितनी, कम से कम दिन में कितना भागो, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तब जाके 100 मीटर की रेस निकालोगे। तो हम मुझे ऐसा लगता है पर्सनली क्या करना चाहिए कि अभी आप 2023 से लेके 19 या 18 तक के पीवाईक्यू लगा डालो, है ना? अगर लगा, अभी तक तो लगा लिए होंगे आप लोगों ने, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम अभी है, नहीं कर रहा तो पहले वो काम करो, और अगर उसके बाद भी टाइम बच रहा है तो पहले जेईई मेंस के उठा लो चैप्टर वाइज, उन्हें कर लो तैयारी। यहाँ पे या तैयारी करोगे तो ये वाली चीज तो अपने आप ही क्वालिफाई हो जाएगा ना, बहुत ईजी है, और क्वेश्चन वैसे ही आते हैं हलवा से। ठीक है, चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट k इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। देखो, अब चाहो तो तुम ये सॉल्व भी कर सकते हो और चाहो छोटी सी बात याद भी कर सकते हो। ऐसा है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो क्या होता है कि जितना तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट उतनी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर रिएक्शन तुम्हारी सेकंड ऑर्डर है तो तुम जो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे इसके स्क्वायर में वैल्यू बढ़ती जाती है। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? अब जैसा कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि ये कैसी रिएक्शन हमारे पास, दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए को ट्रिपल कर देंगे। तो ट्रिपल का अगर स्क्वायर करोगे, मतलब 3 का स्क्वायर करोगे, कितना आ जाएगा, 3 3 9, तो ऐसे 9 टाइम्स हो जाएगा इसका आंसर, है ना? ये क्या हो गया, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। लेकिन अगर तुम इसे सॉल्व करना चाहते हो तो एक बार देखो, यहाँ पे हमारे पास, हम इसे R1 मान लें, रेट 1 कितना था हमारे पास, K, और ये था हमारे पास A, और A का क्या स्क्वायर, और इनटू में क्या था बेटा, B। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं कहें नई रेट की जो बात कर रहा है, कौन सी रेट की, जिसमें तुमने एक ही कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ा दी, तब क्या करोगे, तब तुम कहोगे कि ये तो सर K ही रहेगा, और A की जगह पे 3 हो जाएगा, और इसका क्या स्क्वायर, एंड इनटू में क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है भाई, इनटू में हमारा B होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इसे मैं इसे आगे लिख लूं तो ये हो जाएगा 3 3 9, और ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, तो यानी कि के, और इनटू में कितना हो गया, ये ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया, बी। अब जरा ध्यान से देखो, क्या इतनी चीज को हम R1 बोल सकते हैं? देखो, इसी चीज को तो आप R1 बोल रहे हो, तो ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9R1। तो यानी कि R2 जो है हमारा सॉल्व होकर कितना आ गया, 9R1। तो चाहो तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप सिर्फ इतना देख लो कि तुम्हारी कौन सी रिएक्शन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे उतना ही रेट बढ़ती जाएगी। और अगर तुम्हारी सेकंड ऑर्डर है तो क्या करो, जो भी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो उसके स्क्वायर की फॉर्म में रेट बढ़ाते जाओ। ठीक है, बहुत ही प्यारा छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन था। चले आगे, चलो बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, ये हुई ना कोई बात। देखो, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशनशिप। आपने जब बेटा ये वाला ग्रुप पढ़े थे, कौन से ग्रुप, नंबर 13, देन 14 एंड 15, तो आपने पढ़ा था कि भैया बैगन, आलू, गाजर, इन थैला पढ़ा था। ये वाला कौन सा पढ़ा था, ये पढ़ा था तुमने, काशी गए संत प्रभु। और ये वाला कैसे पढ़ा था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। देखो भाई, तो तुम लोगों ने ये पढ़ रखा था कि जब हम लोग ग्रुप 13 की बात करते हैं तो इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। इनकी कितनी होती है बेटा, +4 होती है। यहाँ पे कितनी होती है, +5। लेकिन ऐसा देखा गया, देखो मोस्ट कॉमन का मतलब ये, ग्रुप में यार स्टडी क्यों करते हो? ग्रुप में जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास 12th का बैच चल रहा है, तो उसमें 12th के ही तो बच्चे पढ़ेंगे। ग्रुप में क्यों बैठाए गए? क्योंकि उन सबकी प्रॉपर्टी सेम है। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि एक 9th क्लास का बच्चा उसमें बैठा दिया जाए, एक 10th का, एक 11th का, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर ग्रुप में ये एलिमेंट रखे हुए हैं, तो अगर इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो सबका +3 होना चाहिए। तो इसका मतलब बोरॉन को भी +3 करना चाहिए, एल्युमिनियम को भी +3 करना चाहिए, गैलियम को भी +3 करना चाहिए, और इंडियम थैलियम को भी कितना करना चाहिए, +3 एंड +3। बट ऐसा नहीं होता है। इंडियम करता है +1 और थैलियम भी करता है +1। ये क्यों होता है बेटा? तो ये होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, याद है? देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट समझो बहुत ध्यान से। मैं अगर बात करूं इन केस ऑफ बोरॉन, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ पहले तो, मैं अगर तुमसे कहूं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये होता है NS2 एंड NP1। आउटर मोशन में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अच्छा, एस की, एन की वैल्यू क्या पुट करोगे, तो किस में आता है, सेकंड में आता है ना, तो 2s2 2p हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास 2s हो गया, ये हमारे पास 2p। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो होता क्या है कि अगर बोरॉन को, या कहते हैं एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, तो 2,8,3 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे ये भी वही करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, जब तक इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तब तक तो ये इन 3 इलेक्ट्रॉन को बड़े इजीली निकाल देते हैं और +3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब बात बात आती है किसकी, इंडियम की और थैलियम की, ठीक है, इंडियम और थैलियम की, देखना यार होता क्या है कि इंडियम और थैलियम में ये जो s ऑर्बिटल है और जो तुम्हारा p ऑर्बिटल या सबशेल कह दो, इसी के अंदर ही तो होगा, इनके बीच में बेटा f सबशेल भी आ जाती है, कह दो f ऑर्बिटल भी आ जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं,
जो आपका एफ सबशेल है वो सबसे पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराती है। पुअर शील्डिंग मतलब समझो, देखो एक कहानी समझो, कहानी क्या है, जैसे मान लो वो वाली मूवी देखी तुम लोगों ने, बाहुबली देखी बेटा? तो बाहुबली में वो जो होता है ना बाहुबली, उसकी मम्मी का नाम क्या होता है? शिवगामी, है ना शायद। अब मान लो इन दोनों केस में ये शिवगामी है ना, इधर शिवगामी है और यहाँ पे ये शिवगामी है, बहुत ध्यान सुनना। और ये कौन है? ये तुम्हारे पास तीन कटप्पा है फॉर एग्जाम्पल। तो पहले वाले केस में क्या है कि स्टेबिलिटी के लिए तीनों को निकालने में कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही, तो उसने क्या किया, तीनों को फाइट करने के लिए भेज दिया कि जाओ भाई, तो +3 में आ गई। इस वाले केस में देखो, हम कह रहे हैं कि एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और एफ में भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एस और पी के बीच में एफ ऑर्बिटल आ रहा है। अब मान लो शिवगामी देवी को क्या दिख रहा है कि भैया ये जो एफ ऑर्बिटल है, मतलब कि वो देखा था चक्र भी उन्होंने बनाया था, तो ये शिवगामी देवी बीच में, उनकी गोद मान लो बाहुबली है, और क्या कहते हैं ये दो कटप्पा यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक कटप्पा मान लो यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो शिवगामी देवी को ये बात पता है कि अगर ये वाला फाइट करने चला गया और कहीं धोखे में मर गया, तो यही दोनों हैं जो उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये करेगी क्या, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा देगा, मतलब न्यूक्लियस क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, निकलने ही नहीं देगा। इसलिए होता क्या है कि जहां पे बोरॉन, गैल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम +3, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन को इजिली निकाल देते हैं, वहां पे तुम्हारे इंडियम और थैलियम क्या करते हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचते नहीं निकालते, एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकल पाता है। इसीलिए इंडियम और थैलियम क्या करते हैं, +1+1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इसी चीज को बोलते हैं बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट, केमिस्ट्री में से कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब ये क्वेश्चन इनर्ट पेयर इफेक्ट का ही है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट तुम लोग को समझ में आ गया। अब देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट तुम्हें समझ में आ गया, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में अभी मैंने क्या बोला कि गैलियम तक तो +3 स्टेबल है, गैलियम से इंडियम जैसे ही जाओगे, अब इंडियम +3 तो शो करता ही नहीं है, तो यानी कि अगर मैं कहूं कि इंडियम में और थैलियम में, या कह दो इंडियम और इंडियम ऐसे ले लो, +3 में और +1 में कौन सा स्टेबल होगा, तो आप कहोगे +3 में। अब देखो बहुत ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो निकालने को तो तुम 3 इलेक्ट्रॉन वो भी निकाल लोगे, लेकिन इन जनरल तो नहीं कर रहा ना वो, तो इसका मतलब इंडियम तो +3 में ज्यादा स्टेबल है। आई बात समझ में? अब जरा क्वेश्चन देख लो बेटा, यहाँ पे क्या दे रखा है, इंडियम और इंडियम के साथ आई है ना, वो भी कितने 3, तो माइनस का उधर जाएगा प्लस का 3, यहाँ पे इंडियम +3 में है, और यहाँ पे इंडियम आई यानी कि क्या है, 1 है, माइनस का 1 उधर के प्लस का 1 +1 में। अब आई थिंक तुम लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर क्या होगा। अभी जैसा कि हमने देखा कि इंडियम +3 में स्टेबल नहीं होता, नीचे जाने पे, ग्रुप में नीचे जाने पे क्या होता है, डाउन जाने पे होता यह है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले स्टेबल होते हैं, यानी कि इंडियम +1 में स्टेबल होगा। आई बात समझ, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडियम +3 स्टेबल होगा। तो इसका हमें क्या बताना था, हमें बताना था टेकिंग स्टेबिलिटी एज अ मेजर फैक्टर विच वाज द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशनशिप, है ना, करेक्ट किसका, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया और सिंगल चॉइस है, तो करेक्ट देख लो बेटा। अब एक बार बताओ, एल प्लस यहाँ पे कितने कर रहा है, +1, यहाँ पे कितने कर रहा है, +3, कौन, एल्यूमिनियम तो +3 में रहेगा ना, तो ये गलत हो गया भैया, है ना। इधर देखिए जरा, अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम्हारा टीएल है ना, थैलियम होगा, ये थैलियम +1 में है और यहाँ पे थैलियम +3 में है, इंडियम के नीचे थैलियम आता है बेटा, तो थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल है, थैलियम +3, बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, थैलियम +3 वाला ज्यादा स्टेबल है थैलियम +1 से, टीएल है बेटा, टीएल ठीक कर लेना, ठीक है। तो लो हमारा आंसर हमारे सामने आ गया, क्या, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ भी गलत हो गया। ठीक है, बताओ, इस एक क्वेश्चन से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किसका, इनर्ट पेयर इफेक्ट का। चले आगे, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी आ जाओ बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स, बिल्कुल सही बात है, रिडक्शन काम करना ही उसका यही यही काम करता है वो, ठीक है। चलो, कह रहा है कि हैवी वाटर यूज्ड टू स्टडी द रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी बिल्कुल बात सही है। कह रहा है हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑयल, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोएस्ट, बस यहीं पे गलती कर दी बेटा, देखो लोएस्ट नहीं होती, हाईएस्ट होती है। अगर कभी बात करी जाए हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर हाइड्रोजन अगर सिंगल कंपेयर करा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, इसे तुम तोड़ नहीं सकते। फिर से सुनो, मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है और बाकी कोई भी सिंगल बॉन्ड है, कितनी भी स्पीसीज है, फ्लोरीन फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन कुछ भी कर लो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, हाइड्रोजन, तो लोएस्ट नहीं होता है ना, ये तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। तो ये हमारा गलत हो गया, हमें क्या बताना, करेक्ट या हमें नॉट करेक्ट बताना, ये भी बेटा पढ़ते हैं ना, करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है, तो डी गलत हो गया। और क्या है, हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड ऑफ मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन आई, गलत हो गया बेटा, ये भी गलत हो गया, डी और ई गलत हो गया, डी और ई ऑप्शन में कहीं ये हो गया, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, weight of 2 moles of the organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in the presence of calcium oxide, देखो हम लोग इसे एसीटेट आयन बोलते हैं ना, इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने इसे सोडियम एथेनोएट बोल दिया, तो ये सोचे हम लोग डर जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा,
सोडियम एसिटोएट एथेनोएट क्या होता है? ये होता है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यही तो होता है। ठीक है, अब क्या है, कह रहा है कि इसके रिएक्शन करा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? NaOH है ना, ऐसे लिखते हैं गिब्स के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है? NaOH। अच्छा, इसे जब तुम हीट करोगे तो निकलेगा क्या बेटा? तो यहाँ से ये निकल जाता है, देखो Na2CO3 क्या निकल गया? Na2C कितना? एक, एक, दो, तीन ऑक्सीजन, और बना क्या? CH3 और एक H, यानी कि CH4 बन गया, और एक हमारे पास क्या निकल गया? Na2CO3। और यही तो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, यही हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी के बारे में कह रहा है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in the presence of calcium oxide। तो देखो मैंने ये रिएक्शन लिख दी, अब हमें करना करना क्या है बेटा, कि जो तुम्हारा ये CH4 बना ऑर्गेनिक, इसका हमें वेट निकालना है। आंसर करो, करो आंसर बेटा जल्दी से। चले बेटा, चले। देखो, तो अब क्या करना है, हमें इसका क्वेश्चन का आंसर निकालना है बस। ठीक है, देखो अब इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, इसका हमें दे ही रखा है, कितने मोल दे रखे हैं? 2 मोल। इसका क्या करेंगे हम? इसका निकाल लेंगे कि मोल, मोल किसके बेटा? CH4 के, और अपॉन में जैसा भी पहले करा था, है ना, इसका स्टोइकोमेट्रिक नंबर। तो यहाँ से इन्हें इक्वेट करो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ही कर लो यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ पे मोल ऑफ CH4 निकल आएंगे, क्या? मोल्स ऑफ CH4 कितना आ जाएगा बेटा? 2। अच्छा, मोल्स निकालना हमें, मोल्स ना, हमें तो वेट निकालना है। तो वेट के लिए क्या करोगे? अभी जैसे पहले करा था सेम वैसे क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या करें? तो जब आपसे मास कहा गया है तो आप क्या करोगे? आप करोगे मोल्स इनटू में मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मोल कितने बेटा? 2। और बताना जरा CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? का मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट जल्दी बताओ। कार्बन का हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 कितना हो गया? 4। 12 और 4 कितना हो गया बेटा? 16। तो क्या करो? इंटू 16, तो कितना आ जाएगा? 16 इंटू 2 32 ग्राम। ग्राम राम तो है नहीं कुछ, तो 32 कहां दिख रहा है? ये रहा। ठीक है, बताओ आया समझ में? कोई भी अभी तक बेटा क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो बहुत ही ज्यादा जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ी हो। ठीक है, और ध्यान रखना ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं। चलें आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे हम लोग 18 की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कंपाउंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमसे कह रहा है तुम्हें कीटोन दे रखा है, एससीएन की रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बन रहा है। देखो खुद ही कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि क्या बन रहा है? साइनोहाइड्रिन। अब कह रहा है इसकी रिएक्शन आप करा दो किससे? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर दो। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो तुम्हारा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल के कार्बोकेटाइन बनेगा, हीट है तो एल्कीन बन जाएगा। लेकिन चलो हम करके दिखाते हैं। अब देखो तुमने क्या करा, ये वाली रिएक्शन उठाओ, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तुम्हारे पास OH था, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं मैं, ये CN। तो जब कंसंट्रेटेड आपको दे रखा है H2SO4, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? H प्लस। इसके लोन पेयर क्या करेंगे? इस पे अटैक कर देंगे, है ना। वाला गाना सुना, बेबी को बेस पसंद है बेटा। तो ये वही वाली बात है कि बेस ये हो गया, है ना, और केमिस्ट्री में H प्लस को क्या कहते हैं? बेबी। तो इसने अटैक कर दिया, है ना। दुनिया में सबसे पहले रिएक्शन कौन सी होती है? एसिड बेस रिएक्शन, ध्यान रखना। तो हुआ क्या कि इन्होंने इस पे अटैक करा। अब जैसे ही अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आ गया, एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CN। अब क्योंकि हीट कर ही रहो तो यहाँ से क्या निकल गया? वाटर निकल गया। और जैसे ही वाटर निकला, जैसे ही आप क्या करोगे? वाटर मॉलिक्यूल को निकालोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे, और यहाँ पे CN एज इट इज। अब क्या होगा? इसका पड़ोसी कार्बन क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन कुर्बान करके यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो बना लो। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि ऐसे लिख लूं इसे, ऐसे कर लेते हैं, चलो। ये एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? एल्कीन, और यहाँ पे CN। अब यार देखो, मैं चाहता तो ये इसी स्टेप में कर देता, ये बस तुम्हें समझाने के लिए एक एक स्टेप ओपन करके कर रहा हूँ। इतना दिमाग लगा लो कि अगर हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहा है, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो एक्चुअल में तुम, और अगर तुम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हो, और वो भी एसिडिक मीडियम में, देखो एक चीज और समझो, अगर साइनाइड की मतलब RCN की अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक मीडियम में, यानी कि H3O पॉजिटिव ले लो, कंसंट्रेशन H2SO4 ले लो, यानी कि रिएक्शन विद वाटर इन एसिडिक मीडियम, तो होता क्या? पहले तो ये समझो जरा, है ना। तो आप लिखोगे RC ट्रिपल बॉन्ड N।
हाइड्रोलिसिस का मतलब इधर O दे दो, इधर H2 दे दो, तो पहले तो एमाइड बन गया। लेकिन ध्यान रखना, एमाइड अगर तुम्हें एमाइड को एज अ मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो तुम्हें बेसिक मीडियम लेना रहेगा। अगर हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में कराई जाती है तब रिएक्शन एमाइड पे रुकती है, लेकिन अभी क्योंकि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फर्दर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। अब वापस से जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, जैसे ऐसे तोड़ दो, इसे इधर इधर OH लगा दो और यहाँ पे H लगा दो, क्या बन गया बेटा, ये RC डबल बॉन्ड O एंड OH। तो समझ गए, इसका मतलब जहां पे CN है, अगर आपने उसका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हाइड्रोलिसिस यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो क्या, कि डबल बॉन्ड जैसा है उसे वैसा रहने दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH। अब ढूंढो ये कहाँ है बेटा, ये रहा। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे सा बात समझ में बेटा। ठीक है, ये बढ़िया था, इजी था, और बस तुम्हें ध्यान में ये रखना था कि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, जो तुम्हारे पास नाइट्राइल्स होते हैं उनके अगर आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, दो टाइप से हाइड्रोलिसिस होती है। एक हमारे पास, प्रतिभा सक्सेना, हेलो सर, हाइड्रोलिसिस एक बार फिर से बता दीजिए। चलो, हाइड्रोलिसिस बस कुछ नहीं है, साइनाइड लिया, नाइट्राइल लिया, और उसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो दो तरीके से होगी, या तो H2O के साथ यहाँ पे OH माइनस बेस ले सकते थे, और या तो H प्लस। अगर आपने हाइड्रोलिसिस कराई है बेसिक मीडियम में तब एमाइड पे रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि हमने एसिडिक मीडियम में कराई है तो हाइड्रोलिसिस क्या, पहले एमाइड बना, एमाइड का वापस से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आप देखो, कह रहा है कि हमें असर्शन रीजन दे रखा है, कह रहा है इन, पहला देखो क्या कह रहा है, इन इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू NF आर, बिल्कुल सही है, NF ई सेल ही होता है। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन, भैया देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा जी डिपेंड किस पे करेगा, एन पे करेगा। रीजन क्या कह रहा है कि ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव, दोनों बातें सही है ना, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हम क्या कहेंगे, कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट लेकिन ये इसका कोई इसका रीजन ये नहीं है। ठीक है, तो ए और बी बातें दोनों सही हैं, बट आर जो है वो ए का रीजन नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से किन मॉलिक्यूल्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है का मतलब देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं अमोनिया, तो भाई देखो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है, कैसे, देखो नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यार एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, क्या लिखते हो, 2,5। तो इसका मतलब 5। अब इसने करा क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन को तो बॉन्डिंग में यूज कर लिया और एक इसके पास हो गया लोन पेयर, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास थे और ये इसके साथ भी तो पेयरिंग में, तो इसका भी तो शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 3 8, इसका मतलब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, हमें किसका बताना है, कह रहा नॉट हैविंग, हमें उसका बताना है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसका तो कंप्लीट है, तो इसे अभी ऐसे छोड़ देते हैं ना। अब बात करते हैं AlCl3, बिल्कुल सही बात है बेटा, देखो इसीलिए तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि AlCl3 जो होता है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर क्यों करता है, क्योंकि तुम्हारा जो AlCl3 है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं कर पाता AlCl3 के साथ, तो ये क्या करेगा, डाइमर बना लेता है ना। ये ऐसे Cl यहाँ पे, इधर Al, और ये ऐसे Cl और ये ऐसे Cl। और आप लोगों ने आगे चल के अभी पढ़ोगे, शायद पढ़ा भी होगा, इन्हीं को हम लोग बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, ये है ना, या फिर इन्हीं को हम लोग 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और बनाना बॉन्ड। ठीक है, अब क्योंकि इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, दैट इज द रीजन कि ये क्या करता है, ये तुम्हारा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, हम कह सकते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसे टिक कर लो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। BeCl2, बेटा BeCl2 लीनियर स्ट्रक्चर देना जरा, BeCl2, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। बेरिलियम के पास कितने होते हैं, दो ही तो होता है आउटर शेल में, दो और दो 4 ही हो रहे हैं, तो हटा दो, इसका भी नहीं है। CCl4 ऑब्वियसली है, क्यों है, अरे भैया CCl4 का मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो होता ही है और 4 वो शेयर कर रहा है, तो देखो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये, तो ऑब्वियसली 2 4 का कितना हो गया 8, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। PCl5, यार देखो PCl5 के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप PCl5 से आपसे पूछा जा रहा ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, तो नहीं है, ज्यादा है उल्टा, है ना। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि कुछ किताबों में अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो हम कहेंगे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला बॉन्ड ऐसे बनता ही नहीं है, ये वाला बॉन्ड बनता है सिंगल हेडेड एरो से। लेकिन वो बात की बात है, अभी हमारे एग्जाम से रिलेटेड बात नहीं, तुम नहीं करेंगे, हमारे एग्जाम अगर हमने टिक भी कर तो गलत हो जाएगा। तो देखो पेयर गिन लो कितने बेटा, एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, चौथा पेयर और एक ये पांचवा पेयर, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 3, यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। चले आगे। ठीक है, AlCl3, BeCl2 और PCl5 ये हमारे कैसे एग्जांपल हैं जहां पे हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। चले आगे,
क्वेश्चन नंबर 21। हाँ भाई, अब ये आ गया क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। क्या कह रहा है? कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर पूछ रखा है सिंपली, किसके लिए? N2 के लिए। अच्छा, मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर वो हमारे क्या है, कम है किससे, 14 से, या बराबर है 14 के। एक दूसरा केस क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, ग्रेटर देन है 14। तो इसमें क्या होता था, दो केसेस बनते थे। कैसे? देखो, जब आप 1s 2s बनाओगे तो ये हमारे पास 1s हो गया है ना, ये हमारे पास क्या होगा, 1s स्टार, ये याद है ना। देन उसके बाद क्या होगा, ऐसे लिख दूं क्या? देखो, ये डिब्बे को डिब्बा चढ़ा दो ऐसे ही बस, सिंपल। ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास सिग्मा 1s। ये क्या था हमारे पास, सिग्मा 1s स्टार। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 2s। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा 2s, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सिग्मा 2s स्टार। अब जो p वाला होता था, ध्यान रखना, ये जो p वाला तुम्हारा सबशेल होती थी, इनकी स्प्लिटिंग कैसे होती थी, ध्यान रखना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम है या 14 के बराबर है, तो मैंने बोला था, याद कर लो, 2 1 2 1 2 1 2 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सॉरी, दो ऑर्बिटल इधर, फिर एक ऑर्बिटल, फिर उसके बाद क्या आएंगे, दो, और फिर क्या आ जाएगा, एक। है ना। अब यहाँ पे जगह नहीं, मैं सही से लिख देता हूँ, देखो, इस वाले को हटा के इतना लिख देते हैं। यहाँ पे लिख लो आप 2 1 2 1। 2 1 2 1 का मतलब सबसे पहले 2 लेके आओ, यानी कि पाई वाले दो। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पाई 2p x एंड पाई 2p y। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा सिग्मा 2p z। ये हमारे पास क्या है, सिग्मा 2p z। फिर क्या आता है, अब यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं है। देखो फिर क्या आता है, फिर अपने पास आता है वापस से क्या, 2 के बाद क्या आ गया, 1, फिर 2, फिर 2 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा पाई स्टार 2p x। ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p y। और सबसे ऊपर क्या रहता है बेटा, सिग्मा 2p z स्टार 2p z स्टार। अब देखो इनका एनर्जी का ऑर्डर जरा सेट कर लो। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, सबसे पहले तुम्हारे पास सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s से बड़ा कौन है, सिग्मा 1s स्टार, है ना। देन उसके बाद क्या आ रहा है, सिग्मा 2s, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, सिग्मा 2s स्टार, राइट। अब उसके बाद क्या आ रहा है, पाई 2p x। लेकिन अब ध्यान रखना कि पाई 2p x और पाई 2p y, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का ही तो तुम ग्राफ बनाते हो। तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, तो ये दोनों सेम एनर्जी पे हैं, यानी कि पाई 2p x और पाई 2p y, पाई 2p y ये बराबर होंगे। देन उसके बाद सिग्मा 2p z की एनर्जी इनसे ज्यादा होगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे सिग्मा 2p z की एनर्जी ज्यादा होगी। सिग्मा 2p के बाद क्या हो जाएगा, अगेन पाई 2p x स्टार, है ना, और ये बराबर होगा किसके, पाई 2p y स्टार के। इनकी भी एनर्जी क्या है, बराबर है। देन इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिग्मा 2p z स्टार की। अब ये ढूंढ लो कहां पे है। तो पहले वाले में देख लो, सिग्मा 1s स्टार, ये तो सेम ही है। कह रहा है कि पाई 2p x पाई 2p y बड़ा बड़ा, ये पहले से ही आ गया। हमारा आंसर तो पहला वाला ही सही आ गया, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में देखो, देखो इसमें क्या कह रहा है कि ये देखो 2p z पहले आ गया इसमें, है ना, 2p z स्टार, जबकि स्टार कहाँ आता है, 2 1 2 1 होता है, पहले पाई वाले आते हैं फिर। तो हमारा पहला फिलहाल तो आंसर सही आ चुका है। इधर देख लो, इधर क्या है, सिग्मा 2p s सिग्मा 2s स्टार, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे 2 के बाद फिर 2 आ गया, जबकि हमारा 2 1 2 1 होता है इस वाले केस में। बोला ना कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके लेस देन 14 या बराबर 14 है, तो क्या आता है हमारे पास, 2 1 2 1। 2 1 2 1 का मतलब पहले दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक। और जब हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14, तब हम क्या याद करते हैं, 2 1 2 2 1 याद करते हैं ना, 1 2 2 1, 1 2 2 1। इसके लिए क्या है, 1 2 2 1। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। इजी क्वेश्चन था बेटा ये भी। चलें आगे, चलें। क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी। द एलिमेंट बी फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड एटम्स ऑफ ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। पहली बात तो बेटा देख, बात समझो, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है वो उसका फॉर्मूला कितना होता है बेटा, 2 की पावर n, मतलब ये 8 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब कह रहा है इफ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज ax by देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू एलिमेंट a एंड b, द एलिमेंट b फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज। यानी कि मैं कह रहा हूं एक a है एक b है, क्यूबिक क्लोज का मतलब हो गया FCC तुम्हारा। और FCC के लिए बता दो जरा, FCC के लिए नंबर ऑफ एटम की वैल्यू कितनी होती है, 4, ठीक है। और कह रहा है जो a वाला होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 होगा, तो इसका मतलब 8/3 कर दो, ठीक है। अब इनका रेशियो निकाल लो, 4 1 = 4, 4 2 = 8, कितना आ गया, 4:3, इधर 1। अब इसे उधर भेज दो, तो यहाँ से क्या आ गया, 2:3। अब देखना जरा, 2:3 में x की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, y की वैल्यू कितनी है, 3। तो अगर हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे तो x और y की वैल्यू पूछ रहा है, सम कर रहा है, x प्लस y, यानी कितना हो जाएगा, 2 + 3 दैट इज 5, ठीक है। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा।
अंकिता शर्मा, हेलो सर, आई एम योर एक्स स्टूडेंट। ओके अंकिता, थैंक यू। सर आपकी क्लास इस टाइम स्टार्ट होती है? मेरी होती है बेटा 6 बजे से, शायद 6 बजे से 5:30 से। ठीक है, 5:30 से मेरी क्लास स्टार्ट होती है डेली लाइव, और उसमें हम जेई मेंस और नीट के क्वेश्चंस करते हैं। एक्स स्टूडेंट बेटा कहाँ से? ठीक है, 5:30 से क्लास डेली होगी, आप आओ, और हम लोग जेई मेंस के नीट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, और कंटेंट भी अपलोड हो रहा है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ, देखो आप, आपको जो पढ़ना है क्या वो अपलोड हो चुका है? अगर हो चुका है तो आप उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, हिमाचल प्रदेश, ओके, तो तुम्हें कैसे मिल गया ये? क्यों अंकिता? चलो फिलहाल, गुड। कौन सा बैच था बेटा? 22 नीट? क्यों अंकिता? चलो फिलहाल, बहुत बढ़िया। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्या कह रहा है। आपकी क्लास तो मेरे नाम से क्लास आ गई? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। नीट 22, क्या रहा अंकिता, अभी कुछ सिलेक्शन हुआ? एडमिशन लिया कहीं? चलो मैं भी सर्च करके देखूंगा, नाम से आने लग गई क्या क्लास? चलो ठीक है, आ जाओ बेटा, फिलहाल तो इधर देखते हैं। अब हमसे कह रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर देन Cu पॉजिटिव। भैया देखो, ये कह रहा है कि Cu2+ की स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे? Cu+ से। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज में मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो साइज कम हो जाता है, निगेटिव चार्ज में अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो साइज बढ़ जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले का स्मॉल साइज होगा, राइट? इसका क्या होगा? स्मॉल साइज। अच्छा, इससे होगा क्या? अगर इसका स्मॉल साइज है तो ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से ज्यादा जुड़ पाएगा, है ना? तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, हाइड्रेशन एनर्जी देख लो कहीं ऑप्शन में है क्या? है क्या? ये रहा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से है कि साइज में छोटा है, मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से अटैच्ड हो पाएगा। ठीक है, ये रीजन है बस। अच्छा, क्लास शो हो रही थी मेरे, अरे चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम सर पक्का होगा, केमिस्ट्री पार्ट अच्छा गया था आपसे बड़ा, हाँ ठीक है। और नहीं तो अंकिता, अब ये वाली क्लासेस डेली होती है यहाँ पे, ठीक है, 6 बजे, 5:30 से। तो और इससे पहले बायो की भी होती है, एक्चुअली हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है 4 o'clock से। तो बायो की मैम से बायो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। एंड देन उसके बाद केमिस्ट्री है, इसके बाद फिजिक्स है। तो आप देखो जो भी आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये वाला समझ में आ गया बेटा? इजी क्वेश्चन था, है ना? बस सीधी सी बात है, Cu2+ क्यों स्टेबल, ये बताना था। तो यार सीधी सी बात है, Cu2+ का साइज क्या है? छोटा। अब क्योंकि छोटा साइज है तो उससे क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली। हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से क्या होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है वो ध्यान से देखो। कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमसे कह रहा है कि हमें बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट दे रखा है, उसका Cu2Br2। यार ये कौन सी रिएक्शन है? तो कहोगे सर ये तो हमारी कौन सी रिएक्शन है? सैंडमेयर रिएक्शन, है ना, पढ़ रखी है, ये हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है। तो अगर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन सैंडमेयर से कराते हैं तो क्या बनेगा? तो कहोगे कि सर यहाँ पे HBr, अगर HCl होता क्लोरोबेंजीन बनता, HBr है तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br, और किसके ऊपर ये आ जाएगा? बेंजीन के ऊपर। ठीक है। अब नाउ कह रहा है अगले स्टेप में क्या करें? Mg के साथ ड्राई एथर। तो बेटा ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अगर मैं कहूं इसके बाद क्या आप क्या करो, आप Mg के साथ ले लो क्या? ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो भैया यहाँ पे क्या बन जाएगा? RMgX बन जाएगा। R आपका क्या होगा? बेंजीन। इसके बीच में लगा दो यहाँ पे Mg, और उसके बाद आप लगा दो Br। ये बन गया आपका RMgX, ग्रिग्नार्ड एजेंट। ये तो ग्रिग्नार्ड एजेंट के में क्या दे रखी थी? प्रिपरेशन दे रखी थी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसका हाइड्रोलिसिस करा दो। बेटा एक बात सुनो बहुत ध्यान से, अब जब आप ग्रिग्नार्ड रीजन को ब्रेक करते हो तो मैंने क्या बोला था कि मेटल्स तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जो बेंजीन है निगेटिव चार्ज उसके पास आएगा। तो यानी कि अगर आपने इसके हाइड्रोलिसिस कराया, मतलब H+OH- से रिएक्शन कराई, तो H+ किसके पास जाएगा बताओ? यानी कि निगेटिव वाले के पास, इस निगेटिव के पास जाएगा H+, और OH- किसके पास जाएगा? बेंजीन के पास, राइट? तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा?
सॉरी मैग्नीशियम के पास, तो यहाँ पे बेंजीन से H जुड़ जाएगा उस वाले कार्बन से, तो बेंजीन ही बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा Mg, Mg से एक तरफ क्या है OH और एक तरफ क्या है Br। सर एसी ऑफ कर दो, ठंडा हो रहा है ज्यादा। ठीक है, हाँ अब ये क्या है, यही हमारी बेंजीन है। ठीक है, और हमें ऑप्शन में बेंजीन कहां दे रखा है, पहला वाला ऑप्शन बेंजीन ही है बेटा। ठीक है, चले चले चले, चलो 24 हो गया, 25 पढ़ो भाई। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज अ न्यूक्लियोसाइड। बिल्कुल सही बात लिखी है बेटा। ठीक है, ये रेड कलर हटा दे, ग्रीन ले लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू द फास्फोरस एसिड एट फिफ्थ पोजीशन ऑफ शुगर मोस्टली वी गेट द न्यूक्लियोटाइड। बेटा ये गलत है ना, तो इसका हम क्या कह सकते हैं, पहला सही है दूसरा गलत, कहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट सही है और सेकंड वाला हमारा क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। हाँ अब क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल एंजाइम्स आर यूटिलाइज एटीपी इन द फॉस्फेट। बेटा वैसे बायोमोलिक्यूल क्वेश्चन है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं इस चैप्टर में, तो मैं तुम्हें बता दूं इसका ऑप्शन क्या है। एक्चुअल में एनसीईआरटी में देखो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, फोर्थ वाला, कह रहा है द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एमजीएन कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू द 0.2 से लेके 0.3 ग्राम। एनसीईआरटी में ये दे रखा है तुम्हारा 200 mg से लेके 300 mg तक, तो ये वाला तुम्हारा सही है, बाकी सारे गलत है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है ना, चलो चले आगे। चलो ये कौन सा था, ये वाला नहीं हुआ ना अभी। हाँ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ये कैसे करेंगे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव द प्राइमरी अमाइन। हमें बताना 1 डिग्री अमाइन किसमें नहीं बनेगा। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन, देखो कैसे, हमसे कह रहा अभी देखो, हमने यही तो बताया था, मैंने कहा था अगर हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो हमने उसकी उस समय क्या कराई थी, हमने उस टाइम पे कराई थी हाइड्रोलिसिस। अब क्या कराएंगे हम, अब हम कराएंगे उसका रिडक्शन। कह रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या दे रखा है, H3O पॉजिटिव। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, H2H2 दे दो, इधर H इधर H, और ये वाला बॉन्ड तोड़ो, इधर H और यहाँ पे H, क्या बना, ये बन गया CH3, और ये क्या बन गया CH2, और क्या बन गया NH2। हमसे पूछा है कि प्राइमरी अमाइन विल नॉट गिव, हमसे पूछा किसमें नहीं बनेगा प्राइमरी अमाइन, ये तो प्राइमरी अमाइन ही बन गया। कैसे पहचानते हैं, नाइट्रोजन के पास अगर 3 बॉन्ड है, अमोनिया के पास अगर 3 बॉन्ड है, तीनों हाइड्रोजन तो अमोनिया। आपने नाइट्रोजन अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा के एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया 1 डिग्री, नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन हटा के 2 आर लगा दिए तो 2 डिग्री, और तीनों आर हटा दिए तो 3 डिग्री। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगेन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है CH3, बट इस बार देखो मैं CN नहीं दे रखा, हमें NC दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C। अब मेरी बात सुनो, इसका जब आप रिडक्शन करोगे, एक H इधर दिया, एक H इधर, ऐसे यहाँ पे एक H इधर, तो देखो बड़ी सीधी सी बात है, जब इसका तुम रिडक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास CH3, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 ही बना सकता है, तो यानी कि एक हो जाएगा ये NH, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3। ये बेटा 2 डिग्री अमाइन बनेगा, ना कि 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो हमारा वैसे तो आंसर सही हो गया सेकंड वाला, बट थर्ड वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। अब ये दे रखा अमाइड, देखो बेटा हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अमाइड CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या दे रखा है NH2, और इधर तुम्हें दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसका भी रिडक्शन करा दो, तो रिडक्शन कराओगे तो ये भी क्या बन जाएगा, CH3, देन उसके बाद CH2, देन NH2, और ये भी कैसा हो गया तुम्हारे पास 1 डिग्री। वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, लेकिन हम सारे ही ऑप्शन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। ये पढ़ो बेटा, ये भी तुम्हें क्या दे रखा है, अमाइड दे रखा है CH3, देन उसके बाद C डबल बॉन्ड O और NH2। अब मेरी बात सुनो, कह रहा है Br2 के साथ QH, कौन सी रिएक्शन है, एमाइन वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, अंकिता बताओ कौन सी रिएक्शन है ये। अगर आपने एमाइन वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा ये हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। और हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में होता क्या है कि ये वाला ग्रुप आप रिमूव कर दो, ये वाला CO ग्रुप हटा दो। वैसे तो इसकी मैकेनिज्म मैंने करा रखी है, अगर किसी बच्चे को पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर पढ़ा हुआ वहां पे आपको एमाइन वाले में मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ध्यान रखो, करना क्या है, इस वाले को हटा दो, बाकी को एज इट इज जोड़ दो, तो क्या बना, ये तुम्हारे पास बन जाएगा यहाँ पे, जब इसकी रिएक्शन तुम कराओगे Br2 और KOS के साथ, तो इसका नाम होता है हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और यहाँ पे ये वाला इतना ग्रुप रिमूव हो जाएगा, दैट्स इट। और बनेगा क्या, ये हमारे पास बनेगा CH3 एंड NH2। लेकिन यार जैसा कि मैं दिख रहा है कि अगेन नाइट्रोजन का एक H के हट के एक एल्काइल ग्रुप लगाया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 1 डिग्री अमाइन ही होगा। हमसे पूछा था कहाँ पे 1 डिग्री नहीं मिलेगा, तो सेकंड वाले में नहीं मिल रहा, तो आंसर हमारा आ चुका था पहले ही। ठीक है, तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। सर थोड़ा नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं बेटा अंकिता। ठीक है, चले आगे, 27 के बाद 28 पे चले। चलो अब देखो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखो, नाम ये देखो, ये बेटा, इसे पहचानो क्या है ये, अगर तुम लोग को दिख नहीं रहा तो मैं लिख दूं अलग से,
हमें कह रहा है कि इसकी रिएक्शन कराओ, ये देखो इधर ZnHg और क्या कंसंट्रेटेड HCl, इसी का नाम होता है क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन पढ़ा है, दो टाइप के आपके रिडक्शन पढ़े होंगे आपने। एक तो पढ़ रखा होगा C डबल बॉन्ड O की अगर रिएक्शन करा दें किससे, जिंक अमलगम, ठीक है, और किससे करा दें, कंसंट्रेटेड HCl से, ठीक है, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl से। एक तो ये पढ़ रखा होगा, दो ही क्वेश्चन बेटा बचे हैं इसके बाद, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने पढ़ रखा होगा कि अगर हम क्या करें कि इसकी रिएक्शन करा दें किससे बेटा, हाइड्राजीन से, हाइड्राजीन, हाइड्रा के गुंडे सुना है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, KOH से, बेस से। तो बेसिकली होता क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है तुम्हारा ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, मेथाइलिन ग्रुप में, मतलब कि यहाँ पे C और इधर क्या आ जाएगा H2, ऐसे यहाँ पे C, यहाँ पे क्या आ जाएगा H2, ठीक है। अब बस ये ध्यान रख लो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे क्लेमेंशन रिडक्शन दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला जो तुम्हारे पास कार्बोनिल ग्रुप है और ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है, इसे क्या करो, कन्वर्ट कर दो किसमें, मेथाइलिन ग्रुप में, मतलब डबल बॉन्ड O की जगह पे H लगा दो, दैट्स इट। तो क्या बन जाएगा, देखना जरा कहाँ गया ये, इसकी देखो इधर, देखो इधर ये A, इधर देखो ये वाला एज इट इज, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन टाइप जो भी है इसे ऐसे लगा लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, ठीक, और ये ऐसे ही रहेगा। अभी ढूंढ लो कहाँ है ना, यही तुम्हारा A बना, देखो ऑप्शन में दे रखा है कहीं, ये दे रखा, फोर्थ, फोर्थ वाला देख लो बेटा, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि बताओ कोक, डायमंड, फ्लोरीन और ग्रेफाइट इन्हें मैच करो। तो तुमने पढ़ रखा होगा कि जो तुम्हारे पास ग्रेफाइट है उसे हम यूज करते हैं, यूज एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। और जो डायमंड होता है उसमें कार्बन एटम्स जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। फ्लोरीन की बेटा केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जो तुम्हारा कोक होता है उसे हम कैसे यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिएक्शन याद दिलाऊं, क्या रिएक्शन याद दिलाऊं, देखो अगर तुम्हें क्या करना है, एल्काइन उठाना है, एल्काइन, और एल्काइन से अगर आपको क्या करना है, एल्कीन पे रिएक्शन रोकनी है ना, एल्काइन से एल्कीन बनानी, तो तुम क्या करोगे, अगर तुमने सिर्फ H2 के साथ PD लिया तो बेटा एल्काइन से एल्कीन नहीं बनेगा, तो एल्काइन से एल्केन बन जाएगा, पहले एल्कीन, एल्कीन से वापस से उसका रिडक्शन हो जाएगा। इसके लिए हम साथ में क्या करते हैं, साथ में हम कार्बन डाल देते हैं, तो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम, रोक देता है रिएक्शन को वहीं पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हलवा रिएक्शन थी। चलो तो ये कर लेना बेटा, अच्छा इसे मैच कर लो। अब क्या क्या करा मैंने इसमें, इसमें ए का आ गया थर्ड, ए का थर्ड कहाँ है बेटा, यहाँ है, यहाँ नहीं, हटाओ इसे, ए का थर्ड इधर है, इधर नहीं, इसे हटाओ। बी का बेटा सेकंड, बी का सेकंड किधर है, इधर 4 है, तो इसे हटाओ, ये लो आ गया आंसर तुम्हारा, ठीक है। चले चले बेटा, चलो अब करते हैं आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अमंग्स द फॉलोइंग, या कहते हैं अमंग्स द गिवन ऑप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन एक्ट एज अ लुईस एसिड। बेटा सुनो, लुईस अंकल ने ऐसा बोला कि ऐसी जितनी भी स्पीसीज हैं जो तुम्हारे पास कैसी हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, या फिर जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लुईस बेस, लुईस एसिड, सॉरी लुईस बेस तो वो होंगे जो डोनेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करने वाले क्या कहते हैं, लुईस एसिड। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्या, लुईस एसिड पूछा है ना। तो देखो वाटर के पास तो लोन पेयर बेटा डोनेट करेगा तो बेस हो जाएगा BF3। अच्छा देखना, बोरॉन अगर 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, एक फ्लोरीन, अच्छा मैं सही से कर दूं इसे, रुक जाओ, इसे सही से करते हैं जरा, देखो ये हो गया BF3। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, तो आपको होगा सर बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 5 को क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p1। S में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और P में कितना इलेक्ट्रॉन है, P में 1 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात सुनो, ये कौन सी स्टेट है, तो ये ग्राउंड स्टेट है। किसी भी एलिमेंट के पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो अगर बोरॉन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, बना कितना रहा है फ्लोरीन के साथ, अरे यहाँ पे 5 लिख दिया, 3 बना रहा है, BF3 है ना, यहाँ पे बना कितना रहा है, बना रहा है 3। तो इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट में नहीं बनेगा, कहां बनेगा, एक्साइटेड में। एक इलेक्ट्रॉन खुदा के इधर भेज दो बेटा। अब देखना जरा, एस में कितना रह गया, एस में रह गया 1 इलेक्ट्रॉन, और पी में कितने हो गए, 2। अब देखो बोरॉन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, लेकिन उसके बाद भी इसके पास ये वाला, देखो बहुत ध्यान से, क्या ये वाला वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है, मैं बोलूं BF3 मॉलिक्यूल है, बट इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल का मतलब है जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, द ऑर्बिटल इज द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल अगर इसके पास खाली पड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लुईस एसिड। तो BF3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 हमसे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन पॉलिमराइजेशन प्रोड्यूस नियोप्रीन। यार देखो नियोप्रीन का मोनोमर पता होना चाहिए, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, तो आपको पता है नियोप्रीन किससे मिलता है, क्लोरोप्रीन से बनता है। अब देख लो क्लोरोप्रीन कौन सा है इसमें, तो ये देख लो बेटा, इसका नाम क्या होता है, इसकी नंबरिंग कर लो 1,
इसे पेन चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये हो गया अपने पास 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हम बोल सकते हैं 2 क्लोरोब्यूटा 1,3 डाइईन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन क्या है बेटा, मोनोमर है किसका, किसका मोनोमर है, जिसका हमसे पूछा गया है, ठीक है, नियोप्रीन। ठीक है बेटा, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्या कह रहा है, कह रहा है सम ट्रैंक्विलाइजर आर लिस्टेड बिलो, व्हिच वन ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग बिलोंग्स द बार्बिट्रेट्स। ठीक है, तो वेरोनल होता है बेटा इसका, तो ये वन वर्ड वाले सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, तो आप इन्हें याद कर सकते हो, बायोमोलिक्यूल खाली एक बार पढ़ के भी चले जाओगे तब भी काम हो जाएगा। चलें आगे। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज, पहले आप समझो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं और हेट्रोलेप्टिक। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, होमो की, और इधर हम बात कर रहे हैं किसकी, हेट्रो की। होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई मेटल है और उससे सेम टाइप के लिगेंड है ना, कि मैंने लिख दिया लिगेंड, और ये कैसे हैं, एक्स का मतलब कितने भी हो सकते हैं और सेम टाइप के हैं, तो वो एग्जांपल हो जाएगा किसका बेटा, होमोलेप्टिक का। एंड अगर मान लो कोई मेटल है और उससे लिगेंड लगा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मान लो एक एलएक्स का मतलब कोई और लिगेंड वाटर है फॉर एग्जांपल, दूसरा आपने देख लिया कि दूसरा एलवाई मतलब क्या है, क्लोरीन है, तो इस टाइप के लिगेंड्स को हम क्या कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं कि देखो इधर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि CO, देन उसके बाद मैं लिख दूं H2O का होल 6, और बाहर लिख लो आप Cl3। तो बेटा लीगेंड ध्यान रखना, लीगेंड एक जैसे होने चाहिए, बाहर वाले में सोचना कि हम आयनिक स्फीयर को देख रहे हैं, काउंटर स्फीयर को देख रहे हैं, काउंटर आयन को देख रहे हैं, उनसे मतलब नहीं है। मतलब है मेटल के बाद जो लीगेंड्स है वो कैसे हैं। तो यहाँ पे 6 बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल के अंदर आप देखो तो 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल है, एक जैसे लीगेंड है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोलेप्टिक। अच्छा, अब हेट्रोलेप्टिक की अगर हम बात करें, तो मान लो अगर हम ऐसा कर दें कि कोबाल्ट को कोबाल्ट ही रहने देते हैं, ठीक है, इधर, एंड हमने क्या करा, यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 3, और सीएल के कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 3। अब एक बात आप समझो, क्या ये अभी भी ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, तो आपको हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई 3 तो वाटर हो गए और 3 क्लोरीन हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड तो अभी भी 6 है। अगर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 6 है तब क्या होगा, तो ये तुम्हारा कैसा ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, ये भी ऑक्टा, लेकिन यहाँ पे एक ही टाइप के लिगेंड है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो गए, एक वाटर हो गया और एक क्लोरीन हो गया, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोलेप्टिक। अब आप समझ गए क्या करना है। देखो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है डाई अमाइन, इधर देखो एक अमाइन हो गया, ठीक है, और क्लोराइडो, क्लोराइडो भी है, नाइट्राइटो भी है, तो बेटा इसमें तो 3 लिगेंड हो गए, एक हमारे पास अमाइन यानी अमोनिया हो गया, दूसरा तुम्हारे पास क्लोराइड यानी क्लोरीन हो गया, तीसरा तुम्हारे पास नाइट्राइटो एन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर कहीं पे NO2 ऐसे लिखा हुआ है तो इसका नाम होता है नाइट्राइटो एन। क्या नाम लिखोगे इसका, आप लिखोगे इसे नाइट्राइटो एन। और कहीं पे अगर क्योंकि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, पता होगा तुम लोगों को, तो इसे हम ONO भी लिख सकते हैं। अगर हमने इसे ONO लिखा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ओ। बात समझ में आ गई, तो नाइट्राइटो एन एंड नाइट्राइटो ओ, ध्यान रखना। तो हमारे पास अमाइन हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्राइट, तो 3 टाइप के यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दिस इज द हेट्रोलेप्टिक। हमसे हेट्रो नहीं पूछा गया, हमसे कह रहा होमो बताओ, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अच्छा दूसरा देखो, कह रहा पेंटा अमाइन, 5 अमाइन हो गए, ठीक है, उसका कार्बोनेटो, अब देखो दो दो हो गए भाई, है ना, एक तो हमारे पास पेंटा अमाइन अमोनिया दे रखा है, दूसरा कार्बोनेट दे रखा है, तो यानी कि 2 डिफरेंट टाइप के हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, कह रहा ट्राई अमाइन, ठीक है, ट्राई अमाइन, और कह रहा है ट्राई एक्वा, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा। अब 3 अमाइन है, 3 वाटर मॉलिक्यूल है, तो अभी भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो गए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सिंगल टाइप है तो तुम कहोगे यार चौथा वाला ऐसे टिक कर लो, लेकिन एक बार पढ़ लो। तो कह रहा है देखो पोटेशियम, अच्छा भैया, ट्राई ऑक्सिलेटो और एल्यूमिनेट। तो कहने का मतलब पहले तो ऑक्सिलेटो क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये COO निगेटिव और ये COO नेगेटिव, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, OX लिखते हैं 2- है ना, ये भी ध्यान रखना। अच्छा कह रहा है ट्राई, जो तुम्हारा ऑक्सिलेटो है वो बाइडेंटेट है, हाँ या ना, कैसा है बेटा, ये बाइडेंटेट है कि नहीं है। अगर ट्राई ऑक्सिलेटो तुम्हारा बाइडेंटेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑक्सिलेटो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे कह रहा है ट्राई यानी कितने, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये भी तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही होगा, और हमारा आंसर भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है। बात समझ आ गई, क्लियर है कि नहीं। क्या तुम लोगों को ये बात याद है कि कब हम लोग मेटल के नाम के आगे 8 लगाते हैं, कब नहीं लगाते हैं, बताओ जल्दी बता दो, बताओ भाई जल्दी बताओ, बोल नहीं रहे यार तुम लोग। देखो इधर, अगर हमारे पास जो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर वो एनायनिक फॉर्म में है, तब आप क्या करते हो कि मेटल के नाम के आगे 8 लगाते हो, जैसे कोबाल्ट को कोबाल्टेट, प्लेटिनम को प्लेटिनेट, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या होता है, AG को अर्जिनेट बोलते हैं। आ जाओ बेटा, कौन कौन है भाई, आ जाओ सब लोग, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। AG को क्या बोलते हैं, अर्जिनेट बोलते हैं, लेड को प्लम्बेट बोलते हैं, तो ये सब आई होप आप लोगों को पता होगा, याद कर रखा होगा। तो हमारा फिलहाल आंसर ही हो गया। और ये वाली बात पता है कि कब हम लोग प्लेटिनम को प्लेटिनम कब लिखेंगे, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक नहीं है,
न्यूट्रल है या कैटायनिक है, तो प्लेटिनम को प्लेटिनम। और अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक फॉर्म में है ना, अब एनायनिक देखो ऐसे भी हो सकता है फॉर एग्जांपल कि इसके इधर पोटेशियम दे रखा हो, तो अगर ये वाला कैटायन है तो उधर वाला क्या होगा, एनायन ही होगा, ध्यान रखना, या फिर नेगेटिव चार्ज है। चलो चले अगले क्वेश्चन पे। क्लियर है भाई, क्लियर है, होमो हेप्टो क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखते बेटा। कह रहा है कि रीजन दे रखा है, मैं असर्शन दे रखा है, क्या कह रहा है, अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। तुम खुद ही बताओ क्या एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। देखो जब आपको पता होगा कि आपने ग्राफ पढ़ रखा है, मान लो ये रिएक्टेंट हो गया है ना, ये प्रोडक्ट हो गया फॉर एग्जांपल, ये ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और यहां से यहां तक देखो ऐसा बोला गया कि हमारे पास कोई भी अगर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसे कोलिजन करने पड़ेंगे, है ना। मान लो ऐसे कुछ H2 के मॉलिक्यूल, कुछ Cl2 के मॉलिक्यूल, क्या करेंगे आपस में पहले कोलिजन। अब जितने ऐसे पार्टिकल हैं जो इस बैरियर को कूद के इधर जा पाएंगे, वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएंगे। आई बात समझ में। अच्छा, ये जो एनर्जी का बैरियर है ना, ये किसके पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ है। तो ये जो एनर्जी का बैरियर है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर आपको ध्यान हो तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट बेटा इसी एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ को क्या करता है, कम कर देता है ना। अब वैसे तो इतना सब कुछ हमें पूछा नहीं गया, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन करो तो कॉन्सेप्ट के साथ कर लो, सो दैट एक क्वेश्चन पढ़ा उससे कई सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बेटा देखो कैटलिस्ट क्या करता है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। अब एक बार बताओ, एक बैरियर ये था, एक बैरियर ये है, इतना ऊंची जंप मारनी है और ये वाली जंप मारनी है, कौन से वाले केस में ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल जा पाएंगे उधर, तो सेकंड वाले में। यही रीजन है कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब कह रहा है कि बताओ किसी रिएक्शन के लिए ऐसा होता है एक्टिवेशन एनर्जी कुछ भी ना हो, इनके बीच में गैप बचे ही ना, क्या ऐसा हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस का ई ए बाई आर टी। तो एक बात बताओ, अगर तुमने ई ए जीरो कर दिया है ना, तो ये पूरा टर्म जीरो, पूरा टर्म जीरो का मतलब क्या होगा, के जो है वो ए के बराबर आ जाएगा। अगर के ए के बराबर आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा बिल्कुल कोलिजन जो है वो 100% हो रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है, आपने एक रूम में लगा लो 100 बॉल को एक साथ, वो जो जंपिंग वाली बॉल नहीं है, 100 की 100 एक साथ उछाल दी, तो क्या वो 100 की 100 बॉल इफेक्टिव कोलिजन करेंगी। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, इलास्टिक कोलिजन प्लास्टिक कोलिजन पढ़ रखा होगा। 100% कोलिजन पॉसिबल नहीं होता, तो यानी कि ये चीज बेटा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना, ये वाला हमारा असर्शन ही गलत है कि किसी भी रिएक्शन के लिए जीरो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हो सकती। दूसरा देखो बेटा क्या कह रहा है द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट molecules so that their energy becomes equal to the threshold value, this is called। बेटा ये क्या है, ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है किसकी, ये एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए फॉल्स है, आर ट्रू है। कहां है बेटा, देखो ये देखो, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, यानी कि सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, ठीक है, चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, कह रहा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल। अरे भैया टू कैसे हो जाएगा, अगर एक एटम बनाते हो तो क्या वो दो पार्टिकल से मिलकर बनता है, नहीं, कितने से मिलता है, तीन। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन हो गया, देन उसके बाद प्रोटॉन हो गया, और तुम्हारे पास न्यूट्रॉन हो गया। तो पहली बात ही गलत हो गई। दूसरा देखो बेटा, कह रहा द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 पॉइंट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का मास लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखो सी वाला, कह रहा ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात है भैया, आइसोटोप वही तो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, चलो कह रहा है प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ये भी गलत हो गया बेटा, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहते हैं, ना कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया। ध्यान रखना, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दो, यानी न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है बेटा। ठीक है, अच्छा अगला देखो, कह रहा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम्स एज एन अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये क्या सही है ना, ये भी सही है, तो बताया। तो कौन कौन सा अपना आंसर हो गया, बी सी और ई, बी सी ई कहीं आ रहा है बेटा, कहीं आ रहा है, बी सी ई आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखो ये रहा। ठीक, क्या बताना था हम लोगों को वैसे, करेक्ट बताने थे, हाँ तो करेक्ट हो गया। अच्छा इस चीज का भी ध्यान रखना, करेक्ट पूछा जा रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो हमसे क्वेश्चन में करेक्ट पूछा जा रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चले आगे बेटा, चले चले चले, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो बेटा। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे। देखो कह रहा है कि आपको लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मिलाना है। कह रहा है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। मैं तुम लोगों को बता दूं, ये और कुछ नहीं, ये तुम्हारा मार्शल एसिड है। मार्शल एसिड क्या होता है बेटा, H2SO8, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2SO4। ठीक है,
पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? तो ये तुम्हारा ओलम है, ओलियम पढ़ा तुम लोगों ने, H2S2O7। एंड उसके बाद कह रहा है सल्फोरस एसिड, ये क्या होता है? ये होता है H2SO3। आगे बात समझ में? अब हमें करना क्या है, देखो यार, अगर तुम लोगों ने रेडॉक्स वाला अगर तुमने चैप्टर पढ़ रखा है, तो तुम लोगों ने इन सब की स्ट्रक्चर बनाई होगी। इतना आसान क्वेश्चन, मतलब बस हो गया, खत्म करो बात। देखो सबसे पहले H2S2O8 की स्ट्रक्चर देखो बेटा, कैसे बनाते हैं, ये देखो, दो H2SO4 की स्ट्रक्चर बना के वहां से क्या करो, वहां से कुछ तो कर दो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, H2 निकाल के जोड़ दो, है ना, वाटर नहीं, सॉरी, माय बैड माय बैड, देखो इधर, और ये इधर इधर, ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, OH। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई बेटा, ये हमारी H2S2O8 की स्ट्रक्चर बन गई। बताओ हाँ या ना बोलते रहो भैया, कुछ तो बोलो, होगा। अच्छा एक और बना लो इधर वाली H2S2O7 की। देखो O7 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, एक हटा दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। देन उसके बाद S, इधर डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, इधर क्या S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, है ना। गिनो जरा, H कितने हैं, दो, S कितने हैं, दो, H2S2O कितने, सात, देखो एक दो तीन चार, चार और पांच छह सात, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इनकी स्ट्रक्चर बन गई। अच्छा अब H2SO4 की बेटा किसे नहीं आती स्ट्रक्चर, जल्दी बता दो, H2SO4 कैसे बनाते हो, इधर 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 बेटा, ये ऐसे, यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH। ये तो बेटा वो वाली बेसिक स्ट्रक्चर है जो तुम्हें एनसीईआरटी 11th में भी तुमने पढ़ा होगा, है ना। इसके लिए ये भी नहीं कि अलग से कोई प्रिपरेशन करनी पड़े, क्या करना पड़े, ये हो गया 11 मतलब, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, जो कोचिंग वगैरह अगर नहीं भी करी है तब भी। अच्छा इधर देखो H2SO3, इसकी स्ट्रक्चर बना लो। अरे बेटा ये भी बहुत इजी है, S डबल बॉन्ड O, एक OH इधर लगा दो और एक OH यहाँ पे लगा दो। अब हमें करना क्या है, इसमें बॉन्ड बताने हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या क्या है, देखो S डबल बॉन्ड O पूछा, कहीं पूछा है, कितने S डबल बॉन्ड है, तो एक दो तीन चार, ओके। SOH बॉन्ड कितने, एक ये वाला SOH है, एक ये वाला SOH है, अलग कलर से कर ले, कलर थोड़ा बदल लेते हैं बेटा। ये देखो, एक SOH इधर है, SOH इधर, तो 4 SO बॉन्ड है, 2 SOH बॉन्ड है, और SOS बॉन्ड कितना है इसके अंदर, एक भी नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, इसके अंदर SOOS, ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट है। ये किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, देखो इसमें 1 है, बिल्कुल सही। 4 SO बॉन्ड है, बिल्कुल सही। दो यार, जो इसका आंसर ये आ गया, पहले वाले का आंसर कितना आ गया बेटा, ये थर्ड वाला, ठीक है। देखो, क्योंकि और किसी में भी SOOS वाला बॉन्ड है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही समझ लो, तो पहले का क्या हो गया, थर्ड वाला। अब H2SO4 का देख लो बेटा, H2SO4 में S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O कितने हैं, दो, और SOH कितने हैं, दो। तो हम ये कह सकते हैं कि H2SO4 में 2 तुम्हारे SOH बॉन्ड है, 2 तुम्हारे SO बॉन्ड है, तो इस वाले का यानी कि बी वाले का हो गया बेटा फोर्थ, ठीक है। चलो H2H2O7, ये देखो इसके अंदर ये वाला बॉन्ड है, और तुम्हारे पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह है ये वाला, तो इसे तो ऐसे टिक कर दो कि ये वाला हो गया बेटा पहला वाला, ठीक है। ठीक है, तो डीएनए जैसे बन के बीच में। अब क्या बचा, अब बचा H2SO3, एक SO बॉन्ड, दो SOH बॉन्ड, एक SO बॉन्ड, देखो दो SOH हो गए, ये वाले का देखो, ये वाले का इधर, और 1 SO बॉन्ड। अब जरा इन्हें मैच करो, कैसे करोगे, तो हम कह रहे हैं कि पहले वाले का कहां गया बेटा, पहले वाले का थर्ड, ए का थर्ड कहां कहां दिख रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, इन दोनों को उड़ा दो बेटा, ठीक है। H2H2O8 पहला वाला कहां आ रहा है इसमें, सी का देख लो फर्स्ट वाला, सी का फर्स्ट किधर, इधर नहीं है, इधर है, तो ये वाला सही, ये वाला गलत, ठीक है बेटा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, जल्दी बताओ, चलें। बस ये कुछ बेसिक सी स्ट्रक्चर्स थी जो अगर आप एनसीईआरटी किताबें से पढ़ने खोलोगे तो तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे। नीट के पेपर में बेटा ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस जैसा क्वेश्चन नहीं पूछा था कि बहुत टफ कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। जेई मेंस में कह सकते हैं उतना तो नहीं होता, एडवांस में होता है, एडवांस का तो मान सकते हैं कि वहां पे थोड़ा सा टफ बनाते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ टफ नहीं बना, कर नहीं पा, पढ़ोगे तो हो जाएगा भैया, ठीक है। लेकिन यार इसमें तो नहीं होता, ठीक है, नीट में इतना कुछ नहीं। अगर आप, जो आप लोग सुना होगा, आपकी दीदी भैया या जो सर होते हैं, टीचर होते हैं हमारे, वो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ के जो, एनसीईआरटी पढ़ के, बिल्कुल सही कहते हैं बेटा। अगर आपने एनसीईआरटी कर रखा है तो देखो, दिख रहा हो तुम्हारी किताब का पन्ने में ही आंसर है इसका। चले आगे, चलो। और एक चीज समझो, एक बात और बताओ, एनसीईआरटी पढ़ लेने का मतलब ये नहीं है कि तुमने एनसीईआरटी ऊपर ऊपर पढ़, एनसीईआरटी मतलब उसमें अगर कहीं पे लिख के आ गया, फॉर एग्जांपल क्या लिख के आ गया, ईन लिख के आ गया, तो भैया ईन जो है वो पढ़ डालो, कहीं से भी पढ़ो, समझ रहे हो, ये मतलब है उसका। नहीं समझोगे कोई बात नहीं, इधर देखो, ये हमें रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। जेई मेंस अभी हम 2024 का पेपर करा रहे थे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, सेम डिट्टो, और शायद यही था, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे ही था कि क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा था, ऐसे कुछ था। फिलहाल क्या करना है, हमें कह रहा है इसे बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के बाद क्या करो, इसके जो स्टाइकोमेट्रिक नंबर है, ए इधर, बी है ना, और क्या पूछा गया, सिर्फ ए बी और सी पूछा गया है, सी किधर है, सी ये रहा। तो हमें तो पूरे करना पड़ेगा। तो बेटा दो तरीके हैं तुम्हारे पास, एक तो तुम क्या कर लो, आयन इलेक्ट्रॉन्स कर लो, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स कर लो, या फिर एक दो तुम एन फैक्टर्स कर, तो वैसे कर लो, एन फैक्टर वाला ज्यादा इजी होता है। कैसे करेंगे देखो, बड़ा इजी है।
इस रिएक्शन को ऐसे लिखा रहने देते हैं और फालतू की चीजें इरेज कर देते हैं, सो दैट तुम्हें क्लियरली दिख जाए। ठीक है भैया, ठीक है, जल्दी बताओ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना निकलेगा बेटा, 2x हो गया, 2x प्लस का ऑक्सीजन चार्ज कितना -2 के तो 7 हो गया बेटा, इज इक्वल टू में माइनस का 2 कितना हो गया, जल्दी बताओ, जल्दी हो गया, 2x माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का 2, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 12 12 और x बटे कितना हो गया, 12 बटे 2 कितना हो गया, प्लस का 6, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, राइट। अच्छा, यहाँ पे कितनी है बेटा ऑक्सीडेशन में, +3 दिख ही रहा है। तो करना क्या है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उन्हें लिख लो, है ना। इससे यहां पे आप जा रहे हो तो पहली बात तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो मतलब दिस इज रिडक्शन। ठीक है, हमें फिलहाल अभी रिडक्शन वगैरह से मतलब है नहीं, हमें मतलब ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे +6 से +3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रोमियम है कितने, 2 हैं, तो ध्यान रखो एक +3 से +6 जा रहा है, दूसरा भी +3 से +6, तीन और तीन कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। आई बात समझ में। इस वाले में देखो SO3 2 निगेटिव की निकालो बेटा, तो ये तुमने कह दिया x हो गया, ये 3 दूनी 6 -6 उधर के प्लस का 6, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया कितना 4, तो यहाँ पे कितना बेटा, यहाँ पे हमारे पास सल्फर है +4 में, राइट। अच्छा यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 और 8 माइनस का उधर गया प्लस का 8, 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ पे कितना +6। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +4 से +6 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है, यहाँ भी एक सल्फर है, यहाँ भी एक सल्फर, यहाँ पे 2 का चेंज आ रहा है, 2 का, तो बेटा पहले तो काट लो, कैसे काट लोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना होता है बेटा 6। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसमें जो चेंज आया इस वाले में उसकी मल्टीप्लाई इससे, और इस वाले में जो चेंज आया उसकी मल्टीप्लाई इससे, तो इसमें कितना चेंज आया जल्दी बताओ, इसमें चेंज कितना आया, 1 आया, है ना, तो 1 की मल्टीप्लाई इस वाले से, तो हम बोलेंगे Cr2O7 2 माइनस, ये कितना ले लो, 1 ले लो, है ना। अच्छा, और इसमें कितना चेंज आया था, इसमें आया था बेटा 6 का आया था, काट पीट के 3 बचा था, अब 3 की मल्टीप्लाई कर दो इस वाले से, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये प्लस का हो गया अपने पास 3SO3 2 माइनस, ठीक है। H प्लस को अभी ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इधर बन क्या रहा है अपने पास, इधर बन रहा है कि हमारे पास कह रहा है 2, ये 2A क्या होता है भाई, 2ACr, ये क्या चक्कर है। यहाँ पे अभी ऐसे काम करते हो अपने आप से लिख लो, यहाँ पे हमारे पास Cr3+ है, 2 कर लो, 2Cr होगा, है ना। और अपने पास यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास BSO4 और देन उसके बाद क्या है 2 माइनस है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, वाटर मॉलिक्यूल लिख लो, यहाँ पे H2O लिख लो, ठीक है। अब देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो हम लोगों को क्या बताया गया, हम लोगों को कहा गया है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने मेटल हैं, एलिमेंट है, सॉरी मेटल नहीं, उन्हें क्या करो, बैलेंस कर लो। क्रोमियम 2 बैलेंस है, सल्फर 3, सल्फर कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या करा 3 से मल्टीप्लाई, हाँ ना बोलो। अब देखो ऑक्सीजन देखो बेटा इधर कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 7, 7 और 3 3 6, 7 और 6 कितने हो गए, 7 8 9 10 11 12 13, है ना, यही तो हुआ। देखो भाई यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, 3 दूनी 6, अब एक सेकंड, 3 दूनी 6 नहीं, 3 3 9, 9 हुए बेटा ठीक है, 3 दूनी कहाँ, यहाँ पे 3 3 9, तो 9 और 7 कितने हो गए, 9 और 1 10 और 6 16, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 16, ठीक है, 16 ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन गिनो बेटा कितने हैं, तो यहाँ पे हो गया 4 3 12 और 1 13, यहाँ पे 13 ऑक्सीजन है। किधर कितने कम है, तो यहाँ पे 16 है, वहां पे 13 है, यानी कि 13 के बाद 14 15 16 3 कम है। तो हम ये कर ले कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितने कर ले, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या 3 से कर दें, बताओ 3 से कर दें। अच्छा देखना जरा, अगर तुम ऐसा करोगे, मैंने कुछ गड़बड़ तो कर नहीं करा बेटा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, इस वाले में चेंज कितना आया था, इस वाले में चेंज आया 3 का, मैंने मल्टीप्लाई कर दी इससे, ठीक है भैया, इस वाले में 1, ठीक, इसमें कुछ, हाँ ठीक है। चलो तो देखो अब यहाँ पे तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल, अब जरा ऑक्सीजन गिनो कितने हो गए, तो बेटा 3 3 9 इधर और 7 इधर, तो कितने हो गए तुम्हारे पास 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16, 16 यहाँ पे हो गए, इधर कितने हो गए हमारे पास अब 12 12 और उसके बाद कितने, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा ना, राइट, यहाँ पे 4 करो, ठीक है। 12 और 4 कितने हो गए हमारे पास, बताओ 16 हो गए, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले केस में, इधर वाले में, अब वहां पे हाइड्रोजन तुम्हारे पास कितने हैं, वहां पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम क्या करें ए प्लस का कर देंगे 8H+, बताओ हाँ या ना बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे, बस रिएक्शन बैलेंस हो गई, चेक कर लो। अब यहाँ पे क्रोमियम 2 ऑक्सीजन गिन लो, इधर 16 उधर भी 16 हो गए। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 8, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गया 8। अब देखो जरा ये क्या आया, ये क्या था बेटा ए था, तो ए कितना आ गया हमारे पास, ए आ गया हमारे पास 1, ये क्या है, ये बी है तुम्हारे पास, है ना, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 3, और ये क्या है तुम्हारे पास बेटा, ये है तुम्हारे पास सी, है ना, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सी की वैल्यू आ गई कितनी 8। तो जरा देखो 138 कहाँ पे आ रहा है, कहीं आ रहा है 138 आ रहा है, ये देखो लास्ट वाला आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, चले क्वेश्चन पेपर में जब भी करना तो एन फैक्टर से ही करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1
एज सेंटर। एज सेंटर जानते हो क्या होता है? एज सेंटर का मतलब अगर मैं आपको ये क्यूब बना के दे दूं, है ना, तो देखो ना जरा, ये कॉर्नर वाले होते हैं, है ना, कॉर्नर वाले का पार्टिसिपेशन कितना होता है? 1/8 होता है। अगर कोई फेस पे रख दें, फेस वाले का पार्टिसिपेशन कितना होता है बेटा? 1/2 होता है। और एज का मतलब क्या हुआ? एज का मतलब हो गया कि अगर आपने क्या करा, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर ले, सही कर लेना, ठीक है। एज का मतलब है कि हम यहाँ पे रख दें, तो ये वाला कितनों से टच करेगा, तुम सोच के देखो। तो एक इससे चिपका के रख दो, बताओ। एज पे है, एज पे, ये वाला पीछे वाले एज पे है, तो एक इससे हो गया, दो इधर हो गए, एक इधर, यानी कि 1/4 होता है इसका। कितना होता है इसका? 1/4। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो हमसे क्या पूछा? एज का पूछा। 1/4 कहां दे रखा है? ये रहा। ठीक है, एज का मतलब ये वाली जो लाइन होती है, इस वाले की बात कर रहा है आपसे, यहां पे। ठीक है, एज पे। चलें आगे, चले बेटा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। हाँ, ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है और इसे ध्यान से देखते हैं। हमें एसिटाल्डिहाइड दे रखा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे रखा है और H3O। ये अगर नहीं तुम्हें समझ में आ रहा तो इधर लिख दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H4, और यहाँ पे क्या दे रखा है? H3O पॉजिटिव। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले एसिटाल्डिहाइड, तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड OH। जब इसकी रिएक्शन तुम कराते हो किससे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। तो बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूस कर देता है, किसमें? अल्कोहल में। तो ये बन जाएगा क्या तुम्हारे पास? CH3, एंड ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा OH। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा? A बन गया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक ही रिएक्शन आप करा दो, किससे? यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4, और साथ में कह रहा है हीट करा दो, ये वाला रिएजेंट है ना, ये इधर लिख दिया मैंने। कह रहा है H2SO4 के साथ हीट करा दो। बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो क्या होगा? तो डिहाइड्रेशन ही होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4 के साथ आप हीट करा दो, तो यहाँ से एक H इसे सही करके लिख लो, इसके CH2 कर लो, इसका एक H इधर कर लो, ये वाला बॉन्ड इधर, यहाँ से वाटर मतलब पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, जल्दी बताओ। ठीक, तो यहाँ से तुमने डिहाइड्रेशन कराया तो क्या बन गया बेटा? एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ये अपने पास एल्कीन बन गया। अब जो तुम्हारे पास बी बन गया एल्कीन, है ना, ये तुमने क्या करा? बी एल्कीन बना लिया। अब एल्कीन का क्या कह रहा है आगे? एल्कीन बी बन गया, बस यही पूछा है क्या? अच्छा ये रहा, हाँ सॉरी। अब कह रहा है कि एल्कीन का तुम क्या करो? एचबीआर से रिएक्शन। एचबीआर, सिर्फ एचबीआर बोल रहा है। अगर एचबीआर के साथ पेरोक्साइड होता तो ये क्या होता? एंटी मार्कोनिकॉफ। लेकिन एचबीआर बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? मार्कोनिकॉफ। तो ये क्या हो जाएगा? मार्कोनिकॉफ, MKR, है ना, मार्कोनिकॉफ रूल। तो भैया क्या हो जाएगा बताओ? ब्रोमिनेशन हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे दो ही कार्बन है तो किसी पे भी लगा दो, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर दो ना होके तीन होते तब हम डिसाइड करते थे, यहाँ पे बिया लगा दो, इधर तुम CH3 कर दो। अब कह रहा है कि ये देखो, अब ये क्या बन गया? तुम्हारे RX एल्किल हैलाइड बन गया, और ये भी तुम्हें एल्किल हैलाइड दे रखा है ना, बोलो एराइल हैलाइड दे रखा है। कह रहा है सोडियम के साथ डाइथर, कौन सी रिएक्शन है ये? जल्दी बताओ। अगर हम कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्या करो? सोडियम के साथ ड्राई ईथर ले लो, बताओ जल्दी बताओ। ड्राई ईथर क्या है? वुड्स रिएक्शन है बेटा। तो कह रहा है कि अब इसकी रिएक्शन करा दो। तो हम करते क्या है? देखो इसका यहाँ पे ये लिख लो, ये दे रखा है तुम्हें, ये बेंजीन 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 बेंजीन, और यहाँ पे Br। कैसे रिएक्शन करा दो बेटा? ये देखो, ये एज इट इज, ऐसे 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 ऐसे, इधर Br प्लस इसमें क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे Br, और यहाँ पे हो जाएगा CH2 कर लो पहली बात तो बेटा, CH2 यहाँ पे CH3, और इनके बीच में देखो, क्योंकि तुम्हें सोडियम भी दे रखा है तो हम यहाँ पे ऐसे Br की जगह पे क्या लिख दें? प्लस का हम लिख दें, प्लस का 2Na, है ना, प्लस का 2Na। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे Br था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से तुम्हारा 2NaBr निकल जाएगा। 2NaBr निकल गया, इन मॉलिक्यूल को एज इट इज जोड़ दो। तो जब जोड़ दोगे तो क्या बनेगा देखना। तो ये तुम्हारे पास ये बेटा ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH2, और इधर क्या आ जाएगा? CH3। ठीक है, दोनों कहाँ है? ये रहा। तो ये हमारे पास फोर्थ करेक्ट ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया। ठीक है भैया, ठीक है भैया, चले आगे। चल लो, क्वेश्चन नंबर 40 देखो। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? कह रहा है विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। भैया सुनो सुनो मेरी बात। देखो, पहली बात, जहां पे चीलेट कंपाउंड बन रहा है, चीलेट कंपाउंड कहां पे बनता है? चीलेट कंपाउंड वहां पे बनता है अगर जहां पे कोई भी हमारा बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड आ जाता है, वहां पे हमारा चीलेशन का फॉर्मेशन। चीलेट क्या होता है? जैसे मान लो इथाइलिन डायमाइन है, तो इथाइलिन डायमाइन को आप क्या करोगे? चीलेशन मतलब कहीं पर रिंग बन गई अगर, है ना, मेटल के साथ अगर कहीं पे रिंग का फॉर्मेशन हो गया तो उसी को हम चीलेशन बोलते हैं। मान लो ये अब ये बाइडेंटेट है, तो इसने लोन पे डोनेट करा, इसने, अब देखो इनके बीच में क्या हुआ? 5 मेंबर की रिंग बन गई। तो अगर कहीं पे चीलेट रिंग है तो सबसे ज्यादा स्टेबल वही होगी। उसके बाद अगर किसी में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। फिर क्या? जहां पे वीक फील्ड लिगेंड है तो समझ गए, सबसे ज्यादा पहले चीलेशन जहां पे ज्यादा ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड, उसके बाद फिर वीक फील्ड, वही करना है। क्या देखो, कहीं पे चीलेशन है, NH3 NO2 नहीं है, इधर देखो बेटा, EN आ गया। EN का मतलब एथाइलिन डायमाइन, और वो भी कितने? 2। तो इसका मतलब ये क्या करेगा? 2 एथाइल, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, जल्दी बनाओ, चलो।
देखो इसमें एक और क्वेश्चन बना दे। ये हो गया CO, एक Cl इधर लगाओ, एक Cl इधर लगाओ बेटा, है ना। और EN हम कैसे जोड़ देते हैं, एक दो बॉन्ड क्यों बनाए, क्योंकि भैया बाइडेंटेट है, ठीक है। अरे नहीं समझे क्या बेटा, ईएन में नाइट्रोजन दो है ना, तो दो बॉन्ड बना लिए, ईएन कैसे लिख दिया। तो एक तो हमारा ये वाला बन गया। ये कौन सा वाला कंपाउंड बनाया हमने, जल्दी बता दो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन सा है ये, कहोगे सर ये तो ट्रांस है, क्योंकि इसमें क्या है, Cl एक दूसरे का अपोजिट, EN एक दूसरे का अपोजिट। एक और बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। कि हम ये भी तो कर सकते हैं कि हमने कोबाल्ट लिया, 1 2 3 4 5 और 6, हम क्या करें हम Cl एक साथ लगा दें और EN एक साथ लगा दें, है ना। तो ये वाला कौन सा बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा बेटा सिस वाला, ये बन गया हमारे कौन कौन सा, सिस वाला। तो इसका मतलब सिस ट्रांस बना लिया, ठीक है। और क्योंकि इसमें रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे चिलेशन हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा हो गया। और कहीं चिलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। तो बेटा यहाँ पे चिलेशन इसलिए क्या है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अच्छा, मैं क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि बताओ कौन सी रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है, एंड व्हाट, इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा था, तो ये भी हो गया आंसर, है ना। मतलब समझो यार क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। चले आगे, चले बेटा, चले चले। अच्छा एक बात बताओ, अगर पूछता कि इस वाले कंपाउंड में, ये वाला कंपाउंड देखो जरा, ये वाला, और कहता है इस वाले में ज्यादा स्टेबल कौन है, क्या करते हैं। देखो यार, यहाँ भी अमोनिया, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ भी अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जहां पे ज्यादा तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे कितने 6 अमोनिया लगे हुए हैं, यहाँ पे कितने लगे, 4 लगे हुए हैं, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये भी बात का ध्यान रखियो, ठीक है बेटा, ठीक है। और क्या पढ़ रखा है तुम लोगों ने, और तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि, एक सेकंड बस, और आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर कहीं पे डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान रखना, जिन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और जिन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो 6 वाले क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये भी ध्यान रखना। और स्टेबिलिटी में क्या पढ़ रखा है तुमने, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चिलेशन वाला पढ़ ही लिया, ठीक है। और हाँ, वही वाली बात है, क्या जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। चले आगे, चल बेटा। ये डेल्टा हो जाता है, मतलब CFSC वैल्यू ज्यादा होगी। CFSC क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा विच अमंग्स द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड अंडर द एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में डिहाइड्रेशन अगर होगा तो क्या बनेगा, एल्कीन। बेसिकली हमें ये देखना है कि इनमें से सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो भाई, क्योंकि जितनी स्टेबल एल्कीन बनेगी वाटर मॉलिक्यूल या डिहाइड्रेशन उतना ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो अगर आप देखो पहले वाले क्वेश्चन में, तो ऐसा है कि यहाँ पे अपने पास क्या है कि इधर CH3 है, तो CH3 को ऐसे लिख लें हम CH2, और इसका एक H को ओपन करके लिख दें, है ना। और यहाँ पे क्या था, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर OH था, और क्या है, तो देखो OH किधर, इधर है, तो ये HOH निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, बताओ हाँ या ना, लिख दें हम। तो एक हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा दूसरा क्या है कि ये OH है और इसके पास भी H होगा बेटा, तो यहाँ पे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल के यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। कितने हो गए बेटा, 1 2 3, एक ऐसा, हाँ। लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो अगर आप देखो, अगर इस वाले को आप इधर भेज दोगे तो यहाँ से वाला बॉन्ड इधर, तो इसका मतलब इस वाली एल्कीन में अगर देखो तो कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस हो रहा है। और अगर किसी में कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस हो रहा है, तो वो तो स्टेबल हो गई ना। तो भैया पहला वाला तो स्टेबल दिख रहा है हमें, ठीक है। इसे अभी टेक कर लेते हैं, बाकी आगे देखेंगे है कि नहीं है। चले आगे, हटा दें इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है NO2, राइट, और यहाँ पे लगा हुआ है OH, और इधर लगा हुआ है OH। तो भैया देखो ऐसा है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास H है, ठीक है, और यहाँ पे H है, बाकी अब क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ एक डबल बॉन्ड तुम यहाँ बना दो, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दोगे, ऐसे ही तो होगा, बताओ जरा। ऐसा करते हैं हम, NO2, या यहाँ क्यों बनाओगे, इसके पास भी तो एक H है, यहाँ बना लो। तो एक तुमने डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दिया और एक डबल बॉन्ड आपने बना दिया यहाँ पे। क्या इनमें कोई भी किसी भी टाइप का कॉन्जुगेशन दिख रहा है तुम्हें, क्या इस वाले कंपाउंड में किसी भी टाइप का कॉन्जुगेशन है, नहीं है। अगर तुम इसे इधर भेजोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है क्या, ठीक है ना, मैंने सही करा क्या। ये वाला वाटर मॉलिक्यूल मैंने इधर बना दिया, ठीक है, और इसका मैंने कहाँ पे बनाया, ये OH है, अच्छा मैंने ये गड़बड़ कर दिया, ठीक है ठीक है, वहां पे कार्बन नहीं है बेटा, ध्यान रखना, लग ही रहा था मुझे। देखो कार्बन तो ये है ना बेटा, ठीक है, और इससे तुम्हारा OH जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसे ऐसे लिख लो आप, ये OH हो गया, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, NO2 हो गया, और एक OH हुआ, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ है ना, तो इसका मतलब फाइनल कंपाउंड क्या मिलेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा। तो बेटा ये तो बिल्कुल पड़ोसी पड़ोसी पे एल्कीन हो गई, किसी टाइप का कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल एल्कीन हो गई ना, तो इसे हटा दो, ये तुम्हारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कोई फॉर एग्जाम्पल, अब तुमने क्या करा, यहाँ वाले H को हटाया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, लेकिन क्या इसमें किसी टाइप का कॉन्जुगेशन कुछ है क्या, नहीं है। इस वाले में देख लो बेटा, OH हटा दो, H हटा दो यहाँ से फॉर एग्जांपल, या यहाँ पे लगा दो या यहाँ पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्कीन अगर बनाओगे भी तब भी किसी भी टाइप का उसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। बट पहला वाला अगर तुम ध्यान से देखो तो उसमें कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन रही है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन, इसलिए क्या होगा, ये तुम्हारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसे लिख लो CH2 डबल बॉन्ड
CH या C से, हाँ CH, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया CH, और इधर 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 यहाँ पे क्या लगा था OH, और यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, इस वाली रिंग में कॉन्जुगेशन बन रहा है। पहली वाली एल्कीन में क्योंकि कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, तो हम बोलेंगे वो वाली सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। चले आगे, चले बेटा, चले चले चलो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है गिवन बिलो, देखो कह रहा है गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट। पहला क्या दे रखा है, कह रहा है कि द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, ओके, वाटर बॉडी लेड टू, अच्छा यूट्रोफिकेशन, बस यही है। देखो द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज लेड टू यूट्रोफिकेशन। बेटा डेफिशिएंट क्यों होगा, है ना, जो हमारे समुद्र में प्लांट पौधे वगैरह बढ़ते हैं, इनसे तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं तुम्हारे बढ़ जाते हैं ना, कमी थोड़ा ना होती है। तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया पहली बात तो। अगला देखो बेटा, कह रहा है यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज। बिल्कुल होगा, ये तो सही है बेटा, क्योंकि जो तुम्हारे पास यूट्रोफिकेशन मतलब जो प्लांट वगैरह उसके अंदर आएंगे वो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो उसका तो डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि पहला वाला हो गया गलत, दूसरा वाला हो गया सही। देख लो जरा कहीं पे है, पहला वाला गलत दूसरा सही कहीं पे है। बोथ स्टेटमेंट्स में फॉल्स नहीं भैया। हाँ ये रहा सेकंड, है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स। चले आगे, चलो भैया आगे। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस बिटवीन 900 केल्विन टू 1500 केल्विन टेम्परेचर रेंज ड्यूरिंग एक्शन। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये इसकी एकमात्र रिएक्शन लिखी हुई है तुम्हारे सामने, है ना, ये वाली FeO CO, और इससे क्या मिलेगा Fe और CO2। मेटलर्जी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसका। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये तुम्हें रिएक्शन दे रखी है बेटा, ठीक है, ध्यान रखो। अब इसमें जरा इसे सही से ड्रॉ करें तो देखो हमें क्या दे रखा है, दो चीजें दे रखी हैं। एक तो हमें दे रखा है कीटोन, मतलब यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, कीटोन, और इस वाली पोजीशन पे हमें दे रखा है एल्डिहाइड। ठीक है, और जरा इसे पढ़ो जरा क्या दे रखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमें एक्चुअल में दे रखा है, कह रहा है 2, इधर दे रखा है Ag, और यहाँ पे क्या NH3 का होल टॉइज एंड प्लस, और प्लस में क्या दे रखा है 3OH माइनस, ये सब दे रखा है। तो बेटा ये है क्या, पहचानो जरा इसे। तो तुम कहोगे सर ये तो टॉलेंस रिएजेंट है ना, ये क्या है, ये तो टॉलेंस रिएजेंट है, TR का मतलब टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है बताओ, टॉलेंस रिएजेंट ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है सॉल्ट ऑफ एसिड में, लेकिन कीटोन को नहीं करता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो ये एल्डिहाइड तो तुम्हारा क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इधर, तो हमने बोला कि जो कीटोन है उसे तो आप छुओ भी मत, क्योंकि उसे तो छुएगा ही नहीं, इसे ऐसे ही लगा रहने दो। और इसे क्या कर दोगे तुम, ये कार्बन कार्बन ये और O नेगेटिव, इसे क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा सॉल्ट ऑफ एसिड में। देखो कहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो पहला कीटोन ऐसे OH कर दे, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे कीटोन ऐसे ही, और ये COO नेगेटिव होगा बेटा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर दिख रहा है, यहाँ पे OH है, ये तो हो ही नहीं सकता। इधर भी OH है ना, इसे हटा दिया उन्होंने OH को। तो ये वाला होगा सेकंड वाला, कि कीटोन कीटोन ही रहेगा, और ये वाला कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सॉल्ट ऑफ एसिड में। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कह रहा है कि which among the following option is the most correct relation between the change in entropy enthalpy and the change in internal energy। बेटा ये लिखा हुआ डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस का डेल्टा NGRT, है ना, इक्वेशन रटी हुई है, देख रहे हो क्वेश्चन, देख रहे हो कैसे आ रहा है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। पहली बात तो ये चीज ध्यान रखो, इनकरेक्ट कहा है ना कि करेक्ट। अच्छा पहला, हाँ, तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है इनमें से कौन से इनकरेक्ट है। अच्छा इनकरेक्ट बताना है, तो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेंड टू स्कैंडियम, ये S2 ये होगा SC2O3, ठीक है, और इससे क्या कह रहा है Mn2O7। तो यहाँ पे कितनी +7 आ जाएगी शायद, है ना, 2x हो गया 14, हाँ बिल्कुल सही। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2x 3 दूनी 6, 6 में से +3, तो बेटा सही है, बिल्कुल सही है। जब तुम SC2O3 से स्कैंडियम के ऑक्साइड से मैग्नीज के ऑक्साइड तक जाओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इनका इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही है बेटा ये, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, कह रहा है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम, देखो कह रहा है बेसिक कैरेक्टर, पहली बात तो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम V2O3 से V2O4 हो गया, V2O5 हो गया, नहीं होगा ऐसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जरा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 6/2 कितना हो गया बेटा, 6/2 कितना +3, है ना, यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 बटे के +4, यहाँ कितना आ जाएगा +5 आ जाएगा। अगर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर हमसे कहता कि ये तुम्हारे पास V2O3 दे रखा है, ठीक है, ये तुम्हारे पास V2O4 दे रखा है, और ये हमें दे रखा है V2O5, हमसे कहता कि भैया एसिडिक ऑर्डर बताओ, क्या बताओ, एसिडिक ऑर्डर। यार अगर हमसे एसिडिक ऑर्डर पूछता तब तो ये वाला बिल्कुल सही होता एसिडिक ऑर्डर के लिए, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बेसिक कैरेक्टर, तो ये गलत हो गया। तो पहला इनकरेक्ट ऑप्शन तो यही हो गया। दूसरा देखो, कह रहा है V2O4 डिसॉल्व इन एसिड टू गिव VO3
ये क्या लिख रखा है यार, ये इन्होंने शायद ये लिख रखा है VO4 3 माइनस, है ना, ये लिख रखा होगा। इसे सही कर दूं, इसे यहां से काम करो, इसे हटाओ, ठीक है, और इसकी जगह पे ये लिख देते हैं, यहाँ पे दे रखा है वी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास आएगा VO4 एंड 3 माइनस। तो ध्यान रखना हमें ये सब चीजें दे रखी हैं, मतलब हमसे ये बोल रहा है कि V2O4 को डिसॉल्व करोगे एसिड में तो क्या देगा, VO4 2 नेगेटिव देगा, जबकि गलत है, देगा क्या देगा, VO2 प्लस देगा, है ना। अगर तुमने V2O4 को एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व करा, क्या देता है ये, VO2 प्लस देता है, ना कि ये जो हमसे बोल रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है बेटा, गलत है, तो इसे भी हटा दो। अगला क्या कह रहा है, CrO4 इज बेसिक बट Cr2O3, बिल्कुल सही बेटा, Cr2O3 तुम्हारा एम्फोटेरिक होता है, ये बेसिक होता है। तो इसका मतलब इनकरेक्ट कौन कौन से हो गए हमारे, हमारे पास सी और डी इनकरेक्ट हो गया, सी डी कहीं दे रखा है, दे रखा है, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या कह रहा है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन द रिएक्शन, हमें रिएक्शन क्या दे रखी है, हमसे कह रहा है भैया A प्लस बी से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है C प्लस डी, ये रही, और इसकी रिएक्शन क्या दे रखी है हमें, 2 3 कंसंट्रेशन दे रखी है, 2 3 10 और 6, ओके, रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन टेम्परेचर, डेल्टा जी फॉर द आर की वैल्यू देखो, तुम्हें कैलोरी में दे रखी है और नहीं भी दे रखी है, तो इधर देखो ये सब कैलोरी में आंसर आ रहा है, तो आर की वैल्यू कैलोरी में 2 ही होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा देखो डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है, क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी, आर टी के बाद क्या हो जाएगा, आर टी एल एन, बताओ क्यू। लेकिन अगर तुम ध्यान से क्वेश्चन में देखो तो ये साइन किस चीज का, इक्विलिब्रियम का, और क्वेश्चन में बोला भी गया है इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है तुम्हारा, डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो, अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो डेल्टा जी नॉट का क्या फॉर्मूला हो गया, इस वाले को इधर भेज दो, तो हो जाएगा माइनस का आर टी एल एन, और उस केस में ही क्यू किसके बराबर हो जाता है, जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, यानी कि अगर हम कहें कि भाई एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के केस में ही तुम क्यू को क्या लिखते हो, के इक्विलिब्रियम, है ना, के सी लिख दो, है ना, कुछ भी लिख दो। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, के सी ना लिख के इक्विलिब्रियम ही लिखो, ज्यादा बेटर है, के इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे मैं लिख दिया एल एन के इक्विलिब्रियम। अगर हमारे पास के इक्विलिब्रियम हो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, तो जरा देखो इधर के इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं। के इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाएगा, जैसे तुम क्यू निकालते हो वैसे ही तुम्हारा के इक्विलिब्रियम भी निकाला जाएगा, ध्यान रखना कैसे, कि करते क्या, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी कि हम लिखेंगे सी की कंसंट्रेशन इनटू में डी की कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन में ए की कंसंट्रेशन इनटू में बी की कंसंट्रेशन, और यहाँ पे इक्वल का साइन। बताओ भैया जल्दी बताओ, अब जरा देखो रिएक्शन में दे रखा है, कह रहा है ए प्लस बी की दे रखा है, ये ए की दे रखी है, बी की दे रखी है, सी की दे रखी है, डी की दे रखी है, तो पहले ऊपर सी और डी की आएगी, यानी कि पहले ऊपर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 10, और इनटू में क्या आ जाएगा 6, अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 2, इनटू में कितना आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है बेटा, ठीक है, तो यानी कितना आ गया 10 आ गया, तो यानी कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, के इक्विलिब्रियम निकल के आ गया 10। अब हमें करना क्या है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देना है, ठीक है बेटा, कर लोगे इतना, देखो करते हैं साथ में, चलो पेन का कलर जरा बदल लेते हैं। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है माइनस का 2.303, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे एल है, तो एल को हमें लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और आर की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी कितनी बेटा 2, तो इनटू में हो जाएगा 2, टी तुम्हें दे रखा है कितना 300, तो टी तुम्हारा हो गया 300, ठीक है, और बेटा यहाँ पे अगर आपका आ जाएगा क्या, इनटू में आ जाएगा log 10, क्योंकि के इक्वल में कितना 10 और log 10 कितना होता है 1, इसे बस तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माइनस का 2.303 और इनटू में 600, है ना, यहाँ से पॉइंट हटा दो बेटा, तो 1 2 3, 1 2 3 है ना, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इन्हें आपस में सॉल्व कर लेना, जब सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा 138 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना, तो ये वाला आंसर होगा इसका, माइनस का कितना है, माइनस का 138.81.80 कैलोरी, ठीक है, ये तो पास क्या निकल के आ जाएगा डेल्टा जी नॉट, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। चलें आगे, चले बेटा 47 के बाद आगे चलो, अब बात करते हैं 48 की, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, हमें बताने क्या है, द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीसीज व्हिच ओबे हगल रूल, अरे मतलब हमसे ये कह रहा है कि भैया एक बार बता दो इनमें से एरोमेटिक कौन कौन से हैं, देखो अगर किसी भी कंपाउंड में एक भी बेंजीन रिंग बन रही है, ट्रिक समझ लो तुम, अगर किसी भी कंपाउंड में एक भी बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक ही होता है ना, ये क्या है नेप्थलीन है, तुमने पढ़ रखा होगा, ये तुम्हारा एंथ्रासीन हो गया, बेंजीन कहीं दिया नहीं है, बेंजीन हो गया, बेंजीन क्या होता है ये पढ़े ही तुम लोगों ने, तो ये बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन, और क्या होते हैं सारे एरोमेटिक ही होते हैं बेटा, तो देखो पहला तो एरोमेटिक कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, दूसरा एरोमेटिक कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, है ना, हकल रूल जानते हो क्या होता है बेटा, हकल रूल 4n प्लस का 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो अगर हम कहें कि ये तुम्हारा बेंजीन इसे कितने के लिए फॉलो कर रहा है, एन की वैल्यू देखो जरा कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हमें 10 लाना है तो n की वैल्यू कितनी रख दें बताओ? मतलब अगर तुम n की वैल्यू 2 रख दो तो 4 2 8 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं आएंगे? तो हम कह सकते हैं कि भैया ये क्या कर रहा है, n इज इक्वल टू 2 के लिए हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला एरोमेटिक है, ये वाला एरोमेटिक है। अच्छा बेटा देखो ये भी एरोमेटिक है, कैसे? सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होना चाहिए? sp2 या sp होना चाहिए, है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो इसका मतलब अगर आप लिखते हो 4n प्लस का 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना? तो अगर तुम्हें यहाँ पे 2 लाने हैं तो क्या करो, n की वैल्यू 0 रख दो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये भी कर रहा है। तो ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और कोई है क्या? बेटा देखो ये भी नहीं है, क्योंकि 2 2 4 और 2 6 नहीं ला सकते तुम, 6 4 भी नहीं ला सकते। बताओ इसे सॉल्व कर 6 ला सकते हो क्या? अच्छा 6 तो ला सकते हैं ना, 6 तो ला सकते हैं अगर n की वैल्यू 1 रख दें। तो बेटा ये वाला तो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे क्या करें, n की वैल्यू 4n प्लस 1, ठीक है। देखो हमारे पास हकल रूल क्या था? हमारे पास था 4n प्लस का 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4 प्लस का 2, है ना? तो कितना आ जाएगा ये? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कह सकते हैं ये भी हमारे पास कैसा हो गया एरोमेटिक। 2 2 4 नहीं ला सकते बेटा, इधर भी 4 नहीं ला सकते। यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 तो 8 8 भी नहीं ला सकते। तो कितने आंसर आ गए हमारे पास? 1 2 3 और 1 4। 4 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। 4 को ही 4 बोल दो बेटा, 4 को ही 4 बोल दो। चलें आगे, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्या है? कह रहा है प्यूमाइज स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या होता है बेटा? ये सॉलिड सोल होता है, ठीक है। तो याद रखना कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट डायरेक्ट है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक और बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। भैया ये हमें दे रखा है, इसे इधर लिख दूं क्या? अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखो सही से। हमें दे रखा है ये बेंजीन टाइप समथिंग, और ऐसे 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 कर लो। यहाँ पे लगा हुआ है CH2, इधर O, और इससे भी बेंजीन जुड़ी हुई है। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। और कह रहा है इसकी रिएक्शन करा दो HI के साथ और हीट भी कराओ। बेटा देखो जब तुम इसे तोड़ोगे तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। देखो तुम ये भी कर सकते हो कि तुम इसे H इसे I दे दो, ठीक है। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम इसे I इधर H इधर दे दो, है ना। क्या करेंगे तो ध्यान रखना, जहां पे कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा हो उसे तुम दे दोगे आयोडीन या I दे दो। कैसे? देखो अगर तुमने तोड़ा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो इस वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये कैसा कार्बोकेटायन है? ये तुम्हारा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है। भैया बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। जबकि अगर तुमने क्या करा, तुमने यहां से ये इस वाले को इधर हटा दिया तो इस बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है। इसका मतलब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, इधर आप दे दो आई, इधर दे दो आप क्या, एच। एच तो यानी कि इधर CH2 के साथ आई आ जाएगा, उधर O के साथ आ जाएगा H। कहीं पे है CH2 के साथ OH नहीं आएगा, CH2 के साथ I, उधर क्या है OH। ये हो गया बेटा, है ना। यहाँ पे सिर्फ CH3, यहाँ पे आई है, यहाँ पे CH3 OH गलत हो गया। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया कि CH2 के साथ आई आ गया, उधर OH आ गया। ठीक है भाई। तो अब हमारा ये अब कुछ नहीं है ना, 85 क्वेश्चन तो हो गए। देखो भाई, तो 30 क्वेश्चन कल हो गए थे, 20 क्वेश्चन हो गए थे आज। आप जब भी ये वीडियो देखोगे तब तक आपको ये वीडियो मर्ज होके मिल जाएगी, ठीक है। सो डोंट वरी। और अब हम क्वेश्चन करेंगे कि जो भी हमारे कल से जो मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ उसे वन टाइम में कराऊँ। थोड़ा सा कल हमारा टाइमिंग का इशू हो गया था, इसलिए हमें ब्रेक करना पड़ा इसे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, और कल मिलेंगे हम लोग अपने इसी टाइम पे 5:30 से, और हम लोग क्या करेंगे, किसी नए पेपर का डिस्कशन करेंगे, या फिर जो वेटेज वाले चैप्टर है उनका हम सॉल्यूशन करेंगे, मतलब उन्हें वन शॉट में रिवाइज करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।